हेलो एवरीवन। आज की ये जो वीडियो है ना भाई, कंप्लीट एक पैकेज होने वाला है परसेंटेज चैप्टर के साथ। देखो, हम इसमें केवल रिवीजन नहीं करेंगे, हालांकि सभी कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे भी, उन पे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको भी एक अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर केवल आपका परसेंटेज का रिवीजन नहीं कराने वाला, आपको एक अप्रोच भी सिखाने वाला हूँ कि जिस तरीके से आप सवाल को देखो। जैसे कि परसेंटेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर आपको अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि परसेंटेज और रेशो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अपने अलग-अलग, मतलब ये दोनों काम आने वाले हैं। अगर आप प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे, टाइम एंड वर्क आपकी बेसिक डेवलप करते हैं, और जो भी अप्रोच होते हैं, जो भी टाइप्स इसमें पूछे जाते हैं, लगभग सभी के मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो एकदम अच्छे से पढ़ेंगे भाई। और बाकी अपना नोट्स वोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इस क्लास की पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देखो, ये रिवीजन क्लास है, इसमें नोट्स नहीं बनाया जाता, इसमें रिवाइज़ किया जाता है। एक कॉपी लेके बैठो, एक पेन लेके बैठो, मेरे साथ करो। अगर आपको ठीक है, अगर मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपको पहली बार ये सब कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, जो मैं क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊँगा, सपोज़ वो नहीं हो रहा आपसे, कोई बात नहीं, कोई इससे डिमोटिवेट नहीं होना कि यार मेरा तो परसेंटेज इतना वीक है, नहीं। एक कॉपी पेन लेके बैठो, पहली बार में अगर सवाल नहीं हो रहा सॉल्व, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन को देखो। फिर दूसरी बार एक बार और वीडियो को देखना। देखो, इतना तो करना पड़ेगा भाई, इतना एफर्ट तो डालना पड़ेगा। जो रैंक लेकर आ रहे हैं, अगर आपको 80,000 की नौकरी चाहिए और मतलब पूरी ज़िंदगी आप ऐशो-आराम की जीना चाहते हो, और मतलब इतना, मतलब अभी मेहनत कर रहे हो, तो यही यही सब आता है मेहनत में, और कुछ तो आता नहीं है। तो यही तो है मेहनत असली। तो आपको इतना तो देखो करना पड़ेगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा, तो आपको वीडियो दूसरी बार देखनी पड़ेगी। आप पहली बार देखो बस ऐसे समझते-समझते, फिर दूसरी बार देखो। ठीक है? वो फालतू का टाइम वेस्ट मत करो दूसरे रील्स वगैरह में, और जो बाकी के। आप खुद को जब एक बार देखोगे ना कि मैं कहाँ-कहाँ वेस्ट कर रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में यार, ये भी हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम केवल परसेंटेज को रिवीजन नहीं करेंगे, बल्कि अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज वाली वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको केवल परसेंटेज के पीवाईक्यू सॉल्व करा के और थैंक्स फॉर वाचिंग नहीं बोलूंगा भाई। इसमें मैं वो अप्रोचेस भी सिखाऊंगा जो आप सीखोगे, और जो बाकी के चैप्टर आपके आने वाले हैं, जो कि मैं ही आपको लेकर आने वाला हूं, मतलब मैं ही आपके लिए यहाँ पे लेकर आने वाला हूँ इस चैनल पे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वो सब आपके ऊपर है। ठीक है? तो मतलब एक अप्रोच भी आपका डेवलप करवाने वाला हूँ कि किस तरीके से जैसे ही सवाल आए आपको सोचना कैसे है। वो जब आप मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा। अभी आपको इसकी अहमियत नहीं पता चलेगी, क्योंकि अभी आपने देखा नहीं है कि मैं किस तरीके से यहाँ पे करवाऊँगा आपके सामने, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। देखो, कंसेप्ट इज़ पावर का मतलब है, इसमें जो भी कंसेप्ट यूज़ होते हैं ना, पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन-कौन से कंसेप्ट यूज़ होते हैं, फिर उस पे सवाल करेंगे। और सवाल भी इस तरीके से आपको बताऊँगा कि आपको मतलब एक जैसे लगेगा कि हाँ भाई, ये बेस्ट मेथड है, और ट्रिक के साथ बताऊँगा, ऑप्शंस का यूज़ करूँगा, ऑप्शन का एलिमिनेशन मेथड, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट्स, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, जो कि परसेंटेज चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ज़रूर आना चाहिए। हालाँकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, और मैं आपको वैसे बता देता हूँ, देखो। अब मैं इसको एकदम डिटेल में बताने लगूँ तो पूरी आधा घंटा इसी में चल जाएगा। इसलिए मैं आपको थोड़ा-सा वैसे बता देता हूँ, जैसे फ़ास्ट फॉरवर्ड में। भई, एक्चुअली ये वाले जो करने के लिए ना आपको एक चीज़ आना चाहिए। यहाँ पर मैं बता देता हूँ। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, या फिर एक और चीज़ आना चाहिए आपको, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब फ्रैक्शन क्या होता है? जो इस तरीके से फॉर्म में वो 1/2 हो गया, 4/3 हो गया, 6/5 हो गया, 8/10 हो गया, ये सभी क्या अपने फ्रैक्शन है, जो P/Q के फॉर्म में होते हैं। अगर मुझे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन सभी की 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे आप यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करो तो 10 से जाएगा, ये 10 बार में, तो यहाँ पे 80% आ जाएगा। इसका मतलब 10 में से अगर आपके 8 नंबर आ रहे हैं, तो कुल मिला के आपके 80% आए हैं। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो 5 से जाएगा 20 बार में, इसका मतलब 5 का जो 6 है, वो एक्चुअली 120% है। समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 100 से जाएगा, 2 से जाएगा 50 बार में, इसका मतलब 2 का 1 50% है। अगर मैं यहाँ पे इसकी 100 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो 3 से जाएगा 33.33 बार में। अब 33.33 बार की मल्टीप्लाई कर देना, डेसिमल में आएगा। तो इतना तो आपको समझ में आया कि अगर मुझे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? उसकी आप 100 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। ये आया आपका फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। अगर मुझे पास परसेंटेज दे दिया, सपोज़ 25% दे दिया, अब मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तब कैसे करेंगे? एक्चुअली में ये जो परसेंटेज होता है ना, इसका मतलब अपॉन में 100 होता है। ये जो 25% लिखा है ना, इसको मैं 25/100 में लिख दूँगा। देखो 25 से कट रहा है, आप उसको सिंप्लीफाई कर दो, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 1/4 आ गया अपने 25% का फ्रैक्शन वैल्यू। वही चीज़ तो यहाँ पे दे रखी है भाई, वही चीज़ आपको यहाँ पे देख रखी है। जैसे ये चीज़ है, 1/2 अपना फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कर रखा है। कैसे करते हैं? 1/2 है, उसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से, तो 50% आ गया।
हालाँकि ये चीज़ आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए 1/2 50%, 1/4 ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप तोता की तरह एक कॉपी पे लिखो और दिन भर उसको रटो पूरा, मतलब 2-3 दिन तक उसको रटो भाई 1/12 8:8 1/3% नहीं। देखो आपको ना दिमाग में खेलना है ये सारी चीज़ें, कोई रटता नहीं है। अगर मैंने आपसे पूछा सपोज़ इसका, अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसका 14.28% ही आप याद रखो, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। भई 1/7 है, मैंने आपसे पूछा बताओ 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू मतलब परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? आप अपने मन में तुरंत सोचो, ये 1 है मतलब 1/7 ये फ्रैक्शन है, अगर मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है मतलब 100 से 100 मतलब ये 1 से आप 100 मतलब जब आप 100 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100/7 हो गया। अब आप 100 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसके किसके नज़दीक जाओगे? 14 7 जा 98 होता है। तो 14 से पहले मल्टीप्लाई करोगे 14 7 जा 98 फिर 2 बचेगा, 2/7 हो गया। तो 14:2/7% इसकी फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। आप इस तरीके से याद करो, मन में सोचो भाई। अगर मैंने सपोज़ आपको यहाँ सोचो, यहाँ तो आपके सब कुछ दिख रहा है। यहाँ सोचो, अगर मैंने आपको सपोज़ 1/13 दे दिया या फिर कहीं सवाल में इस तरीके से आ गया, तो आप मन में सोचो 1/13 का मतलब मैं 100 को 13 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में इसका मतलब यही है 100 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे तो 1 है, 1 इंटू 100 मतलब 100 हो जाएगा, तो मैं एक्चुअली में 100 को 13 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब 100 से मैं 13 से डिवाइड करूँगा तो कहाँ आएगा सबसे नज़दीक? भाई 13 7 जा 91 होता है, 9 बच गया, नो रिमाइंडर 7:9/13% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर मैंने सपोज़ आपसे पूछा बताओ 1/20 क्या क्या होता है? भई अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसका मतलब यही तो है कि मैं इसकी 100 से मल्टीप्लाई करूँ। अब 100 की 1 से ही तो मल्टीप्लाई करोगे आप। तो इसका मतलब आप ये मत सोचो कि 1/20 फिर उसके 100 नहीं, इसका ये सोचो मतलब कि मुझे 100 को 20 से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? अब 100 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 5 बार में जाएगा, इसका मतलब 5% आ गया। 1/20 अपनी 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो सवाल आपको समझ में आ रहा है? मतलब ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है? बहुत बेसिक सी चीज़ है भाई। अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। हालाँकि मैं आपको इस तरीके से कराऊँगा कि आप वहाँ पर भी परसेंटेज की वैल्यू ये सब याद करना सीखोगे। अच्छा वहीं पे मैं अब अगर आपसे मैंने पूछा बताओ 1/12 क्या होता है? इस पे टाइम देखो देना पड़ेगा भाई, परसेंटेज का सबसे बेसिक चीज़ है। अगर आप ये सीख जाओगे तो परसेंटेज चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा और परसेंटेज चैप्टर अगर आप सीख जाए तो आपके लिए पूरा मैथ आसान हो जाएगा, अरिथमेटिक। ठीक है? तो एक पूरा आपस में कनेक्टेड है ये। अब 1/12 का मतलब यही है ना कि मैं 100 को 12 से डिवाइड करूँ। 100 को जब मैं 12 से डिवाइड करूँगा 8 बार में मैं सबसे नज़दीक पहुँच सकता हूँ। 12 8 जा 96 बचा कितना? 4 बचा, 4 को फिर से 12 कर दो। तो 4 से जाएगा 1/3 तो 8:1/3% इसकी क्या हो जाएगी? परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। आप इसको 8.333% भी लिख सकते हो, ऐसे लिख नहीं सकते हो। अच्छा मैंने आपसे पूछा बताओ 1/3 क्या होता है? अब 1/3 आप मन में ही सोचो, भई 1/3 का मतलब मुझे 100 से 3 को डिवाइड करना है तब जाके परसेंटेज में भाई परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 प्रतिशत। प्रतिशत मतलब हर 100 में से 1, प्रति का मतलब 1 और प्रतिशत मतलब 100, तो हर 100 में से 1। तो यहाँ पर 1/3 का मतलब होता है हम इसके 100 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो इसका मतलब है 100 को हम 3 से डिवाइड करें। अब जब आप 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो 33.33% आएगा। ये तो बात चलो आपको पता है। लेकिन वहीं अगर मैंने आपसे सपोज़ 2/3 पूछा, यहाँ तो अब 1/3 ही है, यहाँ आप कैसे करोगे? तो यहाँ आपको मन में सोचना है कि एक्चुअली में इसकी 100 से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ आपको यहाँ देखो ऊपर 2 है, तो आप इसको 100 को डिवाइड नहीं करोगे 3 से, आप इसकी मल्टीप्लाई करके 200 को 3 से डिवाइड करोगे। हालाँकि आप इसको ऐसे मत करना, ठीक है? आप यहाँ पे गलती कर बैठोगे कि ऐसे मत करना। हालाँकि मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ इसलिए मैं सब कुछ खोल-खोल के बताऊँगा। भई 2/3 आपको फाइंड करना है। अभी-अभी मैंने आपको सिखाया कि 1/3 कितना होता है। इसको क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते 1/3 इंटू 2 अब 1/3 आपको फाइंड करना आसान है। 100 को 3 से डिवाइड करना जो कि आएगा कितना 33.33% उसकी आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना ना। 33 की अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 66.66% आ गया। सवाल समझ में आया कि नहीं? जैसे एक और मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा ईज़ी करके पूछता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए, फिर उसके बाद हम थोड़ा-सा और टिपिकल डाटा भी लेंगे, ठीक है? जैसे मैंने आपसे पूछा, आप ही यहाँ पे बताओ कि 1/5 कितना होता है? अब 1/5 का मतलब यही है ना कि मैं 100 को 5 से डिवाइड करूँ, तो आएगा कितना? अपना 20% आएगा। अगर मैंने वहीं से आपसे पूछ लिया कि बताओ 4/5 क्या आएगा? 4/5 को आप मन में सोचो, ये चीज़ लिखने वाली नहीं होती कि अगर वहीं से कोई पूछे 4/5 बताओ कितना होता है, मैं लिखने लगूँ। नहीं भाई, ये आप मन में सोचो देखो 4/5 है, इसका मतलब यही है ना कि 1/5 की मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 के से मल्टीप्लाई होके 4/5 हो जाएगा। अब 1/5 कितना आया था? 20%। 1/5 होता है मेरा 20%, 20% की आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो मिला के 80% हो गया। इसका मतलब ये 4/5 की जो परसेंटेज वैल्यू है ना, वो एक्चुअली में 80% ही है। यहाँ कहीं दे रखा है? यहाँ यहाँ कहीं नहीं दे रखा। अच्छा ठीक है, आपसे मैं दूसरा पूछता हूँ सपोज़। अब आप बताओ 1/4 क्या होता है? 1/4 का मतलब यही है कि मैं 100 को
4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आएगा कितना भाई? 100 को 4 से डिवाइड करोगे 25 चौका 100 होता है, मतलब 25% आएगा। फिर वही मैंने आपसे सपोज़ 3/4 पूछ लिया। अब आप इसको ऐसे नहीं सोचोगे, मन में सोचो, भाई 1/4 कितना था? 25%। 25 की मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा 75%, तो 75%। देखो 3/4 अपना क्या होता है? 75% ही होता है। आई होप आपको सवाल समझ में आया, ठीक है? अच्छा, थोड़ी सी और टिपिकल डाटा लूँ क्या? थोड़ा-सा और टिपिकल देता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको आना चाहिए भाई, ठीक है? क्योंकि पेपर में तो मतलब सवाल में तो ऐसे ही देगा ये, पेपर में तो ऐसे नहीं, मतलब आपको अगर यही याद नहीं है तो पेपर आप सवाल नहीं कर पाओगे आप पेपर में, ठीक है? परसेंटेज के। तो ये सारी चीज़ें तो आपके मन में होनी चाहिए। अच्छा, 1/20 कितना होता है? 1/20 आपका 5% होता है। भई 1/20 का मतलब ये है ना कि मैं 100 को 20 से डिवाइड करूँ, 5% आ गया। वहीं पर अगर मैंने आपसे पूछ लिया, बताओ 17/20 कितना होता है? भई मेरे को पता है 1/20 अपना 5% होता है। ये 1/20 अपना 5% होता है, तो 17 का 5% से मल्टीप्लाई कर दो। 17 इंटू 5 मतलब 85%। समझ में आया? देखो, इसको अगर मैं खोल के बताऊँ तो इसका मतलब यही है, 1/20 इंटू 17। अब 1/20 होता है 5%, 5% की मैं 17 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नॉर्मली 85% हो गया। क्या आपको सवाल समझ में आया? नहीं आया क्या? आ गया होगा यार। अब इतना आसान है, इतना आसान, मतलब इतनी आसान चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रही, तो सोचो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो इतने खतरनाक-खतरनाक क्वेश्चन, फिर तो आपको डरा देंगे, डरा देंगे। तो हम डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पी के आओ, फिर उस सवाल को करो, ठीक है? अब अगर मैंने आपसे कुछ थोड़ा-सा और टिपिकल पूछता हूँ, सपोज़ 1/8 कितना होता है? अभी मैंने आपको बताया था 1/8 मतलब 100 को 8 से डिवाइड करना, मतलब 12 8 जा 96 और 4 बट जाएगा 8, मतलब 1/2, है ना? यही होगा ना? तो 4 बटे भई ये 4 से चल जाएगा, मतलब 1/2, मतलब इसका मतलब होता है 12.5%। 12.5% होता है कि नहीं? मतलब 1/2 मतलब 12.5%, मतलब 1/2 मतलब आधा, तो 12.5% हो गया। वहीं पे अगर मैंने आपसे पूछ लिया, बताओ 3/8 क्या होता है? भाई 3/, आप मन में सोचो, 1/8 कितना था? 12.5%। ये 3/8 पूछा है, मतलब 1/8 का 3 गुना, मतलब 12.5% का 3 गुना। तो देखो 12 3 जा 36 और 0.5 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब 1.5। भई ये 0.5 है, 0.5 मतलब आधा, आधा की जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आधा, 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 आधा। देखो आधा, आधा 1 हो गया और उसमें आधा और जोड़ दो। भाई आधा, आधा, आधा की मतलब देखो, अगर 0.5 मतलब आधा की अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा, इसका मतलब यही है ना, 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5। मन में करते हैं ये सारी चीज़ें, हालाँकि मैं आपको यहाँ पे रिप्रेज़ेंट करके दिखाऊँगा, ताकि आपके मन में वो बुद्धि डेवलप हो थोड़ी-सी, ठीक है? अब आधा-आधा 1 होता है, आधा में 1 में और जोड़ दो आधा, तो 1.5 हो गया। अब 12 3 जा 36 और 0.5 की अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 और जोड़ दो 37.5। तो ये चीज़ें मन में करनी होती है। हालाँकि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है भाई, 3/8 अपना इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? 37.5%। वहीं अगर मैंने आपसे सपोज़ 5/8 पूछ लिया, 1/8 कितना होता है? 12.5%, उसका 5 गुना हो जाएगा ये। तो 100, अब बताओ 125 की अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आता है, 1 पॉइंट लगा दो, 62.5। तो यहाँ पे आप थोड़ा-सा और अलग तरीके से सोचो, यहाँ मत करो कि 12 की 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 5 की 0.5 से मल्टीप्लाई करो, नहीं। हर सवाल में आपको थोड़ा-सा अलग-अलग सोचोगे तो उससे आपकी बुद्धि डेवलप होगी, और जब बुद्धि डेवलप होगी, तभी तो आपका सिलेक्शन हो, तभी तो आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर पाओगे। सवाल आपको समझ में आया यहाँ पे? ये चीज़ आपको समझ में आई? अच्छा, थोड़े-से और ईज़ी सा पूछ लूँ, ताकि मतलब आप कर पाओ, मैं समझ पाऊँ कि हाँ, अगर आपको आ चुका है। मैंने आपसे पूछा 1/10 क्या होता है बताओ? 1/10 आपको पता होगा कि 10%। भाई 1/10 का मतलब यही है कि मैं 100 को 10 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो बताओ 7/10 कितना होता है? 1/10 अपना कितना था? 10%, तो 7/10 मतलब 10% का 7 गुना, मतलब 70%। वहीं अगर मैंने आपसे पूछ लिया, बताओ मैंने वहीं आपसे पूछ लिया, बताओ 13/10 कितना होता है? भाई 1/10 अपना 10% होता है, 13/10 मतलब 10% की 13 से गुना, मतलब 130% हो गया। सवाल आपको समझ में आया? अच्छा ठीक है, अगर मैंने सवाल में आपसे एक चीज़ पूछा, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है? अगर मैंने आपसे सवाल में एक चीज़ पूछा कि सपोज़ ये है, एक कोई भी नंबर है और ये दूसरा नंबर है, ये सपोज़ ये x है, ये दूसरा नंबर y है। अगर x जो है, मतलब अगर ये जो y है, सपोज़ ये x है, हर नंबर अपने आप में 100% होता है, तो ये भी अपने आप में 100% होगा। मैंने आपसे बोला कि जो y है ना, वो x का 4 गुना है, या फिर x का 400% है। x का अगर ये 400% है ना, इसका मतलब ये इसका 4 गुना होता है। सवाल आपको समझ में आया? अगर मैंने आपसे बोला कि सपोज़ मेरे पास ₹100 है और आपके पास मेरे पास जितना है उसका आपके पास 200% है, तो 200% का मतलब होता है 2 गुना। भई आप इस 200% को अगर आप कन्वर्ट करोगे, 200% का मतलब होता है अपॉन में 100। देखो 2 गुना आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर मेरे पास ₹100 है तो आपके पास उसका 200% है, उसका 200% मतलब 2 गुना। अगर मैंने यहाँ पे ये चीज़ बोला
कि मेरे पास 100 रुपए है और आपके पास उसका 200% ज़्यादा है। उसका 200% मतलब मेरा जो था ना, इसका 200% ज़्यादा है आपके पास। 200% ज़्यादा का मतलब भई इसका 200% मतलब 200 होगा। 100 का 200% मतलब 2 गुना, तो 200 आपके पास ज़्यादा है, 200% ज़्यादा है। इसका मतलब आपके पास 300 रुपए है। 100% तो आपके पास है ही, लेकिन प्लस में 200% ज़्यादा है आपके पास। 100% 100 का 100% तो 100 ही हो जाएगा, उसका 200% मतलब 200, वही 2 गुना हो जाएगा। सवाल समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, कोई डरना नहीं, कोई डिमोटिवेट नहीं होना कि यार मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, क्या मेरे से एग्ज़ाम निकल पाएगा? यही चीज़ तो आपको मार गिराएगी यार, ठीक है? तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं। धीरे-धीरे आ जाएगी, एक ना एक दिन ऐसा दिन आएगा, भाई जो आज मतलब सफल इंसान है ना, कल को वो भी सबसे एवरेज था, बिलो एवरेज था, बिलो एवरेज। जो होशियार बच्चा होता है ना, उसको पीछे कर देता है जो बिलो एवरेज वाला बच्चा होता है। बस एक ही चीज़ काम आती है, वो कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क, बस। डिमोटिवेट नहीं होना भाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये जो चीज़ थी, अभी ये सारी चीज़ें हमने यहीं पर यही सारी चीज़ें अभी हमने पढ़ी है, ठीक है? 1/18 1 अब जैसे यहाँ से मैं आपसे 1/15 पूछूँ, याद नहीं करनी होती ये सारी चीज़ें, मन में करनी होती है। 1/15 मतलब 100 को मैं 15 से डिवाइड करूँ। अब 15 को अगर मैं मतलब 100 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूँ, कितने बार में जा सकता है? भाई 15 6 जा 90, 10 बच गया, 10/15। अब ये जाएगा 2/3 बार में, भाई 5 दूनी 10 और ये 3। अब 1/3 होता है 0.666 0.333। अब 2/3 उसकी मल्टीप्लाई करो 0.666 तो 6.666% हो गया। कोई बात नहीं यार, कोई उदास नहीं होना, नहीं आ रहा, पहली बार में इतना हिट नहीं हो रहा जैसे मैं कर ले रहा हूँ कैलकुलेशन इतनी तेज-तेज। हालाँकि ये भी धीरे है आपको बताने के लिए, तो कोई निराश नहीं होना, कोई बात नहीं। धीरे-धीरे आपको आ जाएगा, सीखो अभी आप सीखने के स्टेज में, अभी कौन-सा आपको पेपर देना है। अभी आप पहले सीखो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद पेपर देना है। अच्छा 1/16 अगर आपसे पूछ लिया, इसका मतलब यही ना कि मैं 100 को 16 से डिवाइड करूँ। अब किसके नज़दीक पहुँच सकता हूँ? भाई 16 6 जा 96 होता है, तो 6 बार में जाएगा और 96 मतलब 4 रिमाइंडर बच जाएगा 100 में से और यहाँ नीचे आ जाएगा। अब ये 4 से चल जाएगा 1/4 तो 6:1/4 हो जाएगा। 1/4 मतलब 0.25, अगर 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.25, इसका मतलब इसकी परसेंटेज वैल्यू ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो 6.25, या फिर ऐसे याद कर लो या फिर ऐसे याद कर लो। तो आई होप आपको अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है? अब हम धीरे-धीरे यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे-जैसे मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊँगा ना, वैसे-वैसे आपको समझ में भी आने लगेगा कि हाँ, आखिर परसेंटेज के सवाल को बनाते कैसे हैं। अब इस सवाल में देखो क्या बोला है, 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इज़ इक्वल टू, इसका इक्वल मुझे फाइंड करना है। अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको 25% फाइंड करना होता है, तो परसेंट को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे मतलब नीचे 100 है। यहाँ पर अगर ये परसेंटेज है, इसका मतलब नीचे 100 है। ऐसे ही इसका परसेंटेज का मतलब नीचे 100 है। नीचे 100 तो ये 4 जीरो कट जाएगा। हालाँकि ये चीज़ आपको मन में करनी थी, लेकिन अभी आप, मैं मान के चलता हूँ, बिगिनर हो, तो आप यहाँ पे ऐसे ही करो, नीचे 100 करके। हालाँकि आपको ऐसे करना है, परसेंटेज का मतलब नीचे 100, परसेंट का नीचे 100, तो 2 परसेंटेज से 4 जीरो कट जाएगा। समझ में आया? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब तो परसेंटेज परसेंटेज हट गए। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 12 की मल्टीप्लाई करूँ, 12 5 जा 60 और एक जीरो भी इसके साथ आ जाएगा। तो इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 600 आ जाएगा। 600 की अगर मैं 0.8 से मल्टीप्लाई करूँ, 0.08 है ये, 0.08 से मल्टीप्लाई करूँ, इसका मतलब डेसिमल अगर मैं यहाँ से हटाऊँगा तो 2 जीरो कट जाएगा। अब लिखना नहीं है यहाँ पे, 2 जीरो लिखना नहीं है, इतना समय नहीं होता पेपर में, मन में करना है। अगर मैं यहाँ से 2 जीरो हटाऊँगा तो नीचे आ जाएगा और वो 2 जीरो इसको काट देगा। तो बचेगा क्या लास्ट में? 6 8 जा 48, 48 अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सवाल? तो भाई कंपटीशन है और एसएससी जैसी जहाँ सरकारी नौकरी के लिए इतना ज़्यादा कंपटीशन है, ऐसे सवालों में अगर आप लिखोगे ना तो बहुत पीछे हो जाओगे। ऐसे सवालों को मन में किया जाता है। तो यही मैं अप्रोच आपका डेवलप करने वाला हूँ। अब ये सेकंड सवाल देखो, हर टाइप के मैंने सवाल यहाँ पे लिए हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्मॉलर नंबर टू द लार्जर नंबर। भाई दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो उनके सम का 15% के बराबर है। मैं दो नंबर ले लेता हूँ, सपोज एक्स और वाई है। सवाल में बोला है उनके बीच का डिफरेंस, दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो इज मतलब बराबर है 15% ऑफ देयर सम। 15% ऑफ देयर सम मतलब यही चीज तो देखिए यहाँ पे, यही चीज दे रखी है। अब इसको या तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो भाई, 15% का मतलब क्या होता है? देखो एक्चुअली में ना आपको, हालाँकि ऐसे भी निकाल सकते हो, 15% का मतलब, परसेंट का मतलब नीचे 100, फिर 5 से काटो, 5 से जाएगा 3 बार में, 5 से जाएगा 20 बार में, तो 3/20 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। हालाँकि आपको ऐसे नहीं करना। आपको ये देखना है कि जो 15 है एक्चुअली में किसका मल्टीपल है, जो मुझे स्टैंडर्ड याद है। देखो ये जो 15 है ये 5% का मल्टीपल है, 5% का ये 3 गुना है, बिल्कुल।
अब 5% की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू याद करी थी, 1/20 होता है, तो ये 1/20 का 3 गुना है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है ये यहाँ पे 3/20 है। समझ में आया? ये 15% यहाँ पे क्या है, 3/20 है, तो इसकी जगह मैं 3/20 लिख लूँगा। अब अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो यहाँ पे 20x हो जाएगा। हालाँकि मैं अभी आपको लिख के दिखा रहा हूँ, चलो ठीक है लिख के दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद शॉर्टकट मेथड भी बता दूँगा। 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3y हो जाएगा। अब x वाले को एक साथ कर लूँगा तो 17x हो जाएगा और y उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 23y हो जाएगा। सवाल में इसने पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ स्मॉलर नंबर टू लार्जर नंबर। अब स्मॉलर नंबर क्या है? देखो y के सामने 17 होता है, x के सामने 23 होता है, तो सबसे छोटा कौन है? y के सामने 17 है तो y और x, y रेशियो x हो जाएगा 17/23, 17/23 में यहीं पे पूछा है ना, स्मॉलर से लार्जर का रेशियो बताना है, तो स्मॉलर से लार्जर का रेशियो 17/23, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट तरीका आपको कैसे करना है, इसको वन लाइन में कैसे करना है। ऐसे करोगे तब तो आप समझ जाओ पीछे हो गए, तब तो आप यहीं पे आप खत्म हो गए, लाइन मतलब लिस्ट में आपका नाम ही नहीं आएगा। देखो एक्चुअली में क्या करते हैं ना, इसको चीज़ को मन में ही करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे 20x से करूँ, 20x हो जाएगा और अंदर 3x से मल्टीप्लाई करो 3x, अब ये 3x उधर जाएगा, 20x से मल्टीप्लाई होकर 17x बना देगा, डायरेक्ट आ गया। 20 की इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये y है, तो 20 की y से मल्टीप्लाई करोगे 20y, अब ये 20y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ 3y था, 3y के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3y, तो 20y और 3y 23y हो जाएगा। अब यहाँ इसने पूछा है कि रेशो बताना है स्मॉलर से लार्जर नंबर। देखो y के सामने 17 होता है, जो उसका नंबर होता है उसके सामने होता है, x के सामने 23 है। यहाँ पे पूछा है छोटे से बड़े का रेशो, छोटा कौन सा है? छोटा अपना 17 है, बड़ा अपना 23 है, तो 17/23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अपना y रेशो x बन रहा है यहाँ पे। तो 17/23 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना होता है भाई शॉर्टकट तरीके से। यही चीज़ है शॉर्टकट तरीका, और कुछ नहीं होते शॉर्टकट तरीका। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, शॉर्टकट तरीका यही होता है ना कि लॉन्ग मेथड को शॉर्ट तरीके में करने लाना। कई बार हम उसके बीच के स्टेप्स को गायब कर देते हैं, कई बार ऐसा करते हैं कि बार-बार रिपीटिशन बन रहा है तो एक फॉर्मूला बना देते हैं जनरल, जो कि शॉर्टकट ट्रिक कहलाता है हमारा। अब यहाँ देखो इस सवाल में देखो क्या बोला है, एक वर्ड है अपना फोटोग्राफ, जिसको मैं स्पेल्ड कर रहा हूँ एफ इन प्लेस ऑफ पीएच। मतलब जहां जहां पीएच है मैं वहां पे एफ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एफ लिख दिया और यहाँ पर एफ लिख दिया। तो यहाँ पे पूछा है देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर, मतलब कितना परसेंट एक्चुअली लेटर में कम हो गया। एक्चुअली आप यहाँ पे एक चीज देखोगे, मैंने ना 2 लेटर की जगह 1 लिख दिया, मैंने यहाँ पे पीएच की जगह 1 लिख दिया, यहाँ पे पीएच की जगह 1 एफ लिख दिया। मतलब मैंने 4 लेटर काटे हैं। मैंने काटे कितने? 4 लेटर को मैंने काटे हैं, पीएच यहाँ पे, पीएच यहाँ पे, लेकिन उसमें 2 ऐड भी तो कर दिए। मतलब मैंने केवल और केवल 2 ही लेटर माइनस किए हैं। वो कौन-कौन से? मतलब 2 की जगह मैंने 1 लिख दिया तो 1 ही लेटर माइनस किया यहाँ पे, और 2 की जगह मैंने 1 लिख दिया तो 1 ही लेटर मैंने आपस में माइनस कर दिया। सवाल में पूछा कि मैंने कितना परसेंट लेटर को रिड्यूस कर दिया है, कितना परसेंट लेटर को रिड्यूस कर दिया। अब देखो टोटल कितने हैं भाई, अगर मुझे परसेंटेज फाइंड करना होता है, अगर आपको अपने मार्क्स फाइंड करने होते हैं तो 600 में से आपके कितने नंबर आए, सपोज 500 नंबर आए, तो ऐसे फाइंड करते हो ना, उसका कुछ बेस वैल्यू होता है। तो यहाँ पर अगर मैंने 2 लेटर कम कर दिए, टोटल लेटर कितने थे? 1 2 3 4 5, 5 5 10, टोटल 10 से 10 में से मैंने 2 कम कर दिया। 1/10 अपना 10%, 2/10 मतलब 10% की 2 गुना मतलब 20% मैंने लेटर को कम कर दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो अपना यहाँ पे क्या बोल रहा है, मुझे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर 30% ऑफ 400 प्लस x% ऑफ 70 बराबर है इसके। अब इसको कैसे करेंगे? देखो परसेंटेज का मतलब होता है नीचे 100, 100 से इसको काट देगा, तो 30 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे 120 आ जाएगा। इसको आप ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अभी इसका कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तोड़ वगैरह इधर कुछ है ही नहीं x% वाला, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो x% ऑफ 70। फिर ये बराबर है किसके? 25% ऑफ 53 36, 53 6। अब 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। देखो 25% का मतलब होता है, परसेंट का मतलब नीचे अपन में 100, 25 से जाएगा 1/4, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, है ना? हालांकि धीरे धीरे जैसे जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो आपको याद होने लगेगी अब धीरे धीरे कि जो 25% होता है उसका मतलब 1/4। या तो आप यहाँ पे 25% लिख लो या फिर 1/4 लिख लो, इसका मतलब 1/4 है। 4 से अगर मैं इसको काटूंगा कितने बार में जाएगा? 4 से जाएगा 13 4 52, और एक बचेगा 4 4 16, 4 4 तो यहाँ पे 134 आ गया। अगर मुझे x% ऑफ 70 फाइंड करना है तो मैं 120 को उधर भेज दूंगा, तो x% ऑफ 70 कितना आ जाएगा भाई? अगर 120 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 134 में से माइनस हो जाएगा 14 आ जाएगा। 14 से देखो ये कितने बार में जाएगा। अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, हालांकि आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली काट सकते हो, 14 से जाएगा 5 बार में, परसेंटेज का मतलब होता है नीचे 100, 5 से जाएगा ये 20 बार में, 20 के यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, x की वैल्यू 20 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आएगा समझ में देखो ऐसे। भाई परसेंटेज का मतलब यही है, नीचे 100 इंटू में 70,
ये इसके बराबर दे रखा है 14। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 14, ये जो 70 है वो नीचे आ जाएगा और जो 100 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। तो 14 से ही जाएगा 5 बार में, 5 से जाएगा 20 बार में। लेकिन अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, सबसे बड़े बेवकूफ़ हो आप, आपसे फिर नौकरी नहीं निकलेगी। ये सबसे बेसिक चीज़ है, ये तो आप 9वीं 10वीं में करते थे ऐसा, जब आपको दिखाना पड़ता था हर एक स्टेप्स के नंबर वहाँ मिलते थे, यहाँ नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको केवल कौन सा ऑप्शन आपने टिक किया है वो मिलेगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली मन में करना है। मन में अभी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, धीरे-धीरे देखोगे तभी तो सीखोगे। पहली बार में सबको नहीं आता। अब यहाँ पे देखो सवाल में क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में, 2 नंबर हैं जो कि लेस देन थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37% रिस्पेक्टिवली। बाय हाउ मच इज द सेकंड नंबर लेसर देन द फर्स्ट नंबर? भाई 2 नंबर है, सपोज ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर है। यहाँ पे बोला गया है जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है वो 30% कम है, 37% कम है थर्ड वाले नंबर से। भाई मैं मान के चलता हूँ हर जो नंबर होता है अपने आप में 100% होता है, तो ये जो थर्ड वाला नंबर अपने आप में 100% है या फिर x% है, कुछ भी लेके चलो, मैं यहाँ पे 100% मान के चलता हूँ, ठीक है? तो अगर मेरा पहला नंबर 30% कम है और ये एक्चुअली में 100% है, 100 इसलिए मैंने मान के चला क्योंकि 100 एक ऐसा प्यारा नंबर है जिसमें अब मैं कितना भी कम हूँ, अगर मैं इसमें 5 कम करूँ ना तो उसका 5% हो जाएगा। अगर मैं 100 का 20 की बात करूँ तो ये 20% है। मतलब 100 में मैं कितना भी नंबर बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे 100 में से, अगर मैंने आपको बोला कि 100 में से आपके 40 नंबर आए, तो एक्चुअली में ये 40% है, क्योंकि 100 की एक ऐसी 100 के साथ ही हमें ऐसा फीचर मिलता है कि 100 में जितना नंबर होता है वो एक्चुअली डायरेक्टली परसेंटेज होता है। तो मैंने यहाँ पे 100 मान लिया अपने थर्ड नंबर को। अगर पहला नंबर 30% कम है, 30% कम है मतलब 100 से 30 कम है, 70 है ये। और 37% कम है मतलब 37 कम है, मतलब 63 है ये। बिल्कुल। सवाल में बोला है बाय हाउ मच इज द सेकंड नंबर लेसर देन द फर्स्ट नंबर? मतलब जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से कितने परसेंट से कम है? देखो एक्चुअली में ये कम कितना है, 7 कम है सेकंड नंबर, और कितने से, फर्स्ट वाले से 70 से कम है। मुझे इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। भाई 7/70 मतलब 1/10, 7 से 70 कट जाएगा, 1/10, 1/10 मतलब 10%। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ डिक्रीजिंग 110 बाई x% गिव द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 50 बाई x%, देन x% ऑफ 650 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन? देखो अच्छा सवाल ये, यहाँ पे आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। भाई अगर मैंने किसी भी चीज को x% से बढ़ाया, पहले आप ये समझो, सपोज मेरे पास 500 है, अगर मैं उसको x% से बढ़ाऊंगा, x% से बढ़ाऊंगा, इसका मतलब यही है ना, भाई ये 500 है, 500 का मतलब 100% है अपने आप में। अब अगर मैं इसका x% बढ़ाऊंगा तो मतलब 500 का ही तो x% बढ़ाऊंगा, मतलब इसका मतलब यही है, 500 तो ये मेरे पास है, अगर मुझे इसका x% बढ़ाना, x% किसका बढ़ाऊंगा, 500 का x% बढ़ाऊंगा, तो 500 का x% जितना भी आएगा मैंने इसमें प्लस कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा कि मैंने 500 का x% बढ़ा के ये नंबर आया है। आया यहाँ से समझ? तो आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, आप यहाँ से 500 कॉमन ले लो, जब आप 500 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस में x% आ जाएगा। ये एक्चुअली में होता है ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर मैं किसी को भी x% से बढ़ाता हूँ ना, उसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ कि 1 प्लस x%। 1 का मतलब होता है 100%, कि मैं पहले 500 का 100% किया और फिर उसका उसमें x% जोड़ दिया। समझ में आया? तो वही चीज तो यहाँ पर भी है। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे बोला है सवाल में कि अगर मैंने डिक्रीज किया, यहाँ पे डिक्रीज है, यहाँ पे मैंने इंक्रीज किया था। अगर मैंने 110 को x% से डिक्रीज किया, मतलब x 110 को मैंने x% से डिक्रीज किया, इसका मतलब पहले उसका 100% लिया और उसमें से x% डिक्रीज कर दिया, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये हो गया। सवाल में एक्चुअली इसका मतलब यही है ना, 110 माइनस में 110 का x%, 110 का x%, तो इसका मतलब यही है ना, देखो 110 में से मैंने 110 का x% घटा दिया, तो इसको ऐसे फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, हालांकि ये लैंग्वेज पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे बोला है अगर मैं डिक्रीज करता हूँ 110 को x%, वो सेम रिजल्ट देता है इंक्रीजिंग 50 बाई x%। ये इसके किसके बराबर है, 50 बाई x%, वो भी इंक्रीज करना, इंक्रीज करना मतलब 1 प्लस में x% आ गया, आ गया। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू पता कर सकता हूँ, फिर यहाँ पे बोला है देन x% ऑफ 650 इज व्हाट परसेंट मोर देन x, तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू पहले पता करनी पड़ेगी। अब x की वैल्यू कैसे पता करोगे, देखो 0 से 0 दोनों तरफ चल जाएगा। यहाँ अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 11 और यहाँ 5 है, अगर ये देखो जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था, यहाँ पे आपको शॉर्टकट तरीके से करना है, यही चीज शॉर्टकट होती है जो कि आधी चीज मन में करोगे। यहाँ पे 11 इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 5 है, जो नंबर नंबर वाले वो एक साथ ले लो, 5 अगर इधर आएगा तो 11 में से माइनस हो जाएगा, 6 बच जाएगा, और ये माइनस का 11x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 11x हो जाएगा, और उधर जाएगा तो 5x इधर पहले से है, तो माइनस का 11x इधर जाके प्लस का 11x हो जाएगा, और 5x मतलब 16x हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/16, 6/16 मतलब 3/8, भाई 2 से कट रहा है 3/8, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, कुल मिला के मेरे पास 3/8 आ गई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/8 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/8।
सवाल में इसने बोला है x% ऑफ 650, x% ऑफ 650 मतलब 3/8 ऑफ 650, वो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है मतलब रेशो लेंगे कितना ज्यादा है, x माइनस x की वैल्यू कितनी थी 3/8। एक्चुअली में ये 3/8 मैंने आपको पढ़ाया भी था, ये 37.5% होता है। वही 37.5% होता है, देखो मैं आपको दिखा भी दूंगा, मैंने लिखा भी था ये कहीं, देखो लिखा भी है, हालाँकि मैंने पढ़ाया भी था आपको, 1/8 होता है अपना 12.5%, उसके 3 से मल्टीप्लाई करोगे 37.5%। तो आप यहाँ पे इसको 37.5% लेके चलो, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे 10% माइनस करना है। अगर आप यहाँ पे 3/8 में से 10 माइनस करोगे फिर आपको एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं वहीं पे इस 3/8 को 37.5% लेके चलूँ तो 37.5% में से अगर मैं 10% निकाल दूँ तो कितना आएगा? 27.5%। अब 27.5% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ, देखो ये 25 का मल्टीपल है। 25 से कितने बार में जा रहा है? 25 से जा रहा है, 25 से कम 25, 25 से कम 25, मतलब 1.1 गुना है। अब ये 1.1 गुना है, अब 25% होता है कितना? 1/4, तो 1/4 है ये। और यहाँ से अगर मैं यहाँ पे निकाल दूँ तो ये 11/40 एक्चुअली इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई है। देखो मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आए, आप एक बात और जानो, एक बात और जानो, देखो 1/40 जो होता है ना वो अपना 2.5% होता है। कैसे? अगर 1/40 का मतलब मैं 100 को 40 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2.5% हो गया। अब ये ढाई का ही तो मल्टीपल है अपना 27.5%, जब मैंने इसमें 37 में से 10%, ये ढाई का ही तो मल्टीपल है भाई, 25 का मल्टीपल है ये। हालांकि इसमें एक पॉइंट लगा, इसका मतलब ढाई का मल्टीपल है। अब ढाई का ये कितने गुना है? 11 गुना। अगर 1/40 अपना ढाई होता है और ये ढाई का 11 गुना है, इसका मतलब ये 11/40 है। सवाल समझ में आया? तो 11/40 ऑफ 780, तो यहाँ पर 11/40 आ गया, x-10% और 780। तो सवाल में ये बोला है कि ये जो कितना है 650, x% ऑफ 650 एक्चुअली में कितना ज्यादा है इससे। अब देखो काट दो भाई, 130 से जाएगा ये 5 बार में, 130 से जाएगा ये 6 बार में, ठीक है। 8 से जाएगा ये भी 5 बार में, 3 से जाएगा ये 2 बार में। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करूँ तो 5 से जाएगा 25 बार में, 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा। सवाल में पूछा है कि ये एक्चुअली इससे कितना ज्यादा है, देखो 3 ज्यादा है, 3/22। अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई इसका मतलब यही तो है कि मैं 300 को डिवाइड करूँ 22 से। अब अगर इसको डिवाइड करोगे तो देखो एक बार में तो जाएगा, एक बार में अगर आप इसको 22 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 8 बच जाएगा और यहाँ 80 बच जाएगा। अब 22 तिया 66 होता है, लेकिन 22 चौका 88 होता है, लगभग ये 14% होगा। हालांकि 14% कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन 14% होगा। हालांकि 13% मेरे देवी ने, और 13% तो ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल अप्रोक्स में दे रखा है, ऑप्शन अप्रोक्स में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी 14% हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कि जो अपना x% 650 का है वो 14% ज्यादा है, x-10% ऑफ 780। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। सातवां क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है। एक बास्केट है जो कि कंटेन करता है 350 एक्स, अगर उसमें से 12% खराब हो जाते हैं तो कितने परसेंट वहां पे ठीक है बेचने लायक? आप ही बताओ भाई। अगर उसमें से 12% खराब हो जाते हैं, इसका मतलब 88% अभी भी ठीक है। तो 88% किसका? 350 का अभी भी ठीक है। तो मुझे इसका 88% की एक्चुअली मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं ऐसे नहीं फाइंड करूंगा कि 88% परसेंट का मतलब नीचे 100, ऐसे नहीं फाइंड करते भाई, ऐसे नहीं करते। देखो आप इसको मल्टीपल ढूंढो, एक्चुअली 88% है किसका? ये 4 का मल्टीपल है या फिर 22 का मल्टीपल है। अब 22 का तो मैं स्टैंडर्ड फ्रैक्शन जानता नहीं हूँ, लेकिन 4 का जानता हूँ मैं, 4 का 1/25 होता है। ये 4 गुना 22 है, 4 की फ्रैक्शन में जानता हूँ 1/25 होता है, ये 4 का 22 गुना है, मतलब ये 22/25 है एक्चुअली में। ये 22/25 है, आपको ऐसे ही समझ जाना था। 1/25 4%, 4 का ही 22 गुना है, 22/25 है ये। और ये 350, 22/25 में 350 का करूंगा, देखो 25 से जाएगा 10 बार में मतलब 250, और 25 चौका 100, मतलब 14 गुना 22 मुझे करना है भाई। 25 से 14 बार में जा रहा है, ठीक है। अब 14 से अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 14 टू 28 मतलब 280, और 14 टू 28 मतलब 308 अपने टोटल ऐसे एक्स हैं जो कि बेचने लायक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको डीप डीप में समझा रहा हूँ ताकि आपको और भी अच्छे समझ में आए, इसलिए टाइम लग रहा है, वरना आप इसको खुद करोगे ना तो बहुत ईजी होगा भाई। अब सवाल में देखो यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि एक्चुअली 250% मतलब 2.5 गुना, 400% मतलब 4 गुना, 10 गुना मतलब 1000% उसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सवाल में बोला है, अगर किसी भी नंबर का 50% 80 के बराबर है, भाई 50% ऑफ अ नंबर इज 80। अगर किसी भी नंबर का 50%, 50% मतलब आधा, अगर आधा 80 है तो पूरा कितना होगा? 160। भाई किसी भी नंबर का अगर 50% 80 है तो 100% 160 होगा। तो पूछा उसका 250% कितना होगा? 250% मतलब उसका 2.5 गुना कितना होगा? सवाल समझ में आया? तो 16 की अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब 320, और 16 5 जे 80 मतलब 80, और इसमें ऐड कर दो 400, 400 का मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। यहाँ देखो सवाल में क्या बोल रहा है, द सैलरी ऑफ एक्स वाई जेड आर इन द रेशो, मतलब तीन है यहाँ पे, एक्स वाई जेड, इनका रेशो का दे रखा है, इनके सैलरी का रेशो दे रखा है 2
3:5। सवाल में पूछा है बाई व्हाट परसेंट इज द सैलरी ऑफ जेड मोर देन द एक्स ऑफ। भाई एक्स की सैलरी इतनी है और जेड की इतनी है, पूछा है जेड की कितनी ज्यादा है एक्स से। देखो एक्स से कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है, और बेस वैल्यू कितना आएगा, हम 2 से कंपेयर कर रहे हैं, एक्स से ज्यादा मतलब 2 से कंपेयर कर रहे हैं, तो 2 से एक्चुअली 3 ज्यादा है। 2 का 3 कितना परसेंट है, 150% है ना भाई। 2 से 1.5 गुना जाएगा, 1.5 गुना मतलब 150%, 150% मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, द नंबर एक्स एंड वाई आर सच दैट सम ऑफ 18% ऑफ एक्स एंड 8% ऑफ वाई इज 1/3 ऑफ सम ऑफ। देखो जैसे जैसे सवाल में बोला भाई वैसे वैसे लिख दो। भाई यहाँ पे दे रखा है सम ऑफ 18% ऑफ एक्स, 18% ऑफ एक्स प्लस में 8% ऑफ वाई, ये बराबर दे रखा है 1/3 ऑफ 22% ऑफ एक्स, 22% ऑफ एक्स प्लस में यहाँ दे रखा है 36% ऑफ वाई, 36% ऑफ वाई। तो यहाँ से मुझे पूछा एक्स और वाई का एक्चुअली में अनुपात क्या होगा, उनका रेशो क्या होगा। भाई इस तरीके अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँ 18 3 54x हो जाएगा, और यहाँ पर ये 22x था, अगर मैं 1 की इससे मल्टीप्लाई करूँ 22x ही आएगा। तो 54 और 22 का अगर मैं डिफरेंस फाइंड करूँ कितना आएगा, 32। ऐसे ही फाइंड करते हैं भाई, यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड करते हैं। भाई अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 18 3 54, एक्स वाले को एक साथ ले लो और वाई वाले को साथ एक साथ ले लो, ऐसे ही मन में। तो 18 3 54 और इधर 22x है, इधर आके माइनस का हो जाएगा 22x। अगर 54 में से 22x घटाएंगे तो यहाँ पे 32x आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करूँ 8 3 20y, 24y, और 24y अगर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 36 में से अगर मैं 24y घटाऊं, भाई एक ही मल्टीप्लाई करूँ 36 ही आएगा, 36 में से अगर मैं 24 घटाऊं तो 6 6 12, तो 12y हो जाएगा। सवाल में पूछा एक्स और वाई का अनुपात क्या होगा। देखो ये कट भी रहे हैं, 4 से जाएगा 8 बार में, 4 से जाएगा 3 बार में, तो एक्स रेशो वाई कितना हो जाएगा, एक्स के सामने क्या है 3 है, और वाई के सामने अपना 8 है, तो वाई के सामने आप 8 हो जाएगा। तो 3:8, 3:8 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। अब यहाँ से हमारा अगला टाइप स्टार्ट हो गया। अब हम एक एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो सब भाई बेसिक तरीका था कि परसेंटेज के सवाल एक्चुअली होते कैसे हैं, परसेंटेज से आपका नाता मैंने जोड़ दिया, रिश्ता बना दिया एक तरीके से। अब हम इन पे अलग अलग कंसेप्ट पे जैसे सवाल आते हैं उनको सॉल्व करेंगे। देखो पहले ना आप इस पे कंसेप्ट समझो, इसी सवाल की मदद से मैं आपको कंसेप्ट समझा दूंगा। यहाँ पे बोला है राजीव अगर 20% मार्क्स स्कोर करता है तो वो 11 नंबर से फेल हो जाता है। वहीं अगर वो 50% मार्क्स स्कोर करता है तो वो 4 नंबर से पास हो जाता है। 4 नंबर से पास हो जाता है, इसका मतलब वो पासिंग मार्क्स से 4 नंबर ज्यादा लेकर आता है, 4 नंबर ज्यादा लेकर आता है पासिंग नंबर से। तो पूछा है एक्चुअली में पासिंग मार्क्स कितना है। भाई पासिंग मार्क्स तो इतना ही होगा, अगर वो 20% लेकर आता है, वो 11 नंबर से फेल हो जा रहा है, अगर मैं उसके 20% में 11 नंबर और जोड़ दूँ तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब मुझे इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक्चुअली इसको फाइंड कैसे करते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू इतनी है। देखो एक्चुअली में ना मैं यहाँ पे आपको दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। सपोज ये एक अपने पास लक्ष्मण रेखा है, यहाँ पे हम करते हैं परसेंटेज में डिफरेंस इज इक्वल टू मार्क्स में डिफरेंस। सवाल में बोला है अगर वो 20% लेकर आ रहा है तो 11 नंबर से फेल हो जा रहा है। 11 नंबर मतलब इधर माइनस में है सब फेल और इधर प्लस में है। अगर वो 20% लेकर आ रहा है तो वो 11 नंबर से फेल हो जा रहा है। 11 नंबर कहीं यहाँ पर आ रहा है, वो 11 नंबर से फेल हो जा रहा है। अगर वो 20%, ये अपना पासिंग है, ये अपना बॉर्डर लाइन है। अगर आप इसके इधर जाओगे तो पास हो जाओगे, इधर जाओगे तो फेल हो जाओगे। तो अगर वो 20% ला रहा है तो 11 नंबर से फेल हो जा रहा है। लेकिन वहीं अगर वो 50% ला रहा है, अगर वो 50% ला रहा है तो वो 4 नंबर ज्यादा ला रहा है। इसका मतलब वो 4 नंबर यहाँ पे ज्यादा ला रहा है, तो 4 कदम इससे आगे। अब एक्चुअली में इसका जो डिफरेंस है 20 और 50 का डिफरेंस जो कि 30 आया है, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर आना चाहिए। आप ही यहाँ पे देखो एक्चुअली में डिफरेंस होता है क्या है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। डिफरेंस का मतलब यही है ना, इनके बीच में कितना डिफरेंस है। अब इनके बीच में डिफरेंस एक्चुअली कितना है भाई, यहाँ से लेके मतलब यहाँ तक 11 यूनिट है और यहाँ से लेके यहाँ तक 4 यूनिट है। तो 11 और 4 15, इसका मतलब 30% की वैल्यू है 15 यूनिट। सवाल आपको समझ में आया। 15 यूनिट या फिर 15 मार्क्स ले लो यहाँ पे। ये मतलब देखो रुक रुक जाओ, रफ करके फिर मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुको यार। अरे रेजर क्यों नहीं आ रहा भाई। अगर मैंने यहाँ पे परसेंटेज में डिफरेंस लिया, परसेंटेज में डिफरेंस कितना आया 30%, और मार्क्स में डिफरेंस कितना आया 15%, तो 30% की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है 15 नंबर। इसका मतलब 1% की वैल्यू आधा होगा भाई। 30% की वैल्यू अगर 15 है तो 10% की वैल्यू 5 होगी, 20% की वैल्यू 10 होगी। 10 में मैं 11 प्लस कर दूंगा, टोटल 21 नंबर हो जाएंगे। 21 अपना पासिंग मार्क्स है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल आपको समझ में आया। जैसे और भी मैंने इस पे 3 4 सवाल लिए तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। भाई यहाँ पे देखो एक एग्जामिनेशन में जो अनीता है वो 31% अगर मार्क्स स्कोर करती है तो वो 16 नंबर से फेल हो जाती है। वहीं जो सुनीता अगर वो 40% मार्क्स लेकर आती है तो 56 मार्क्स ज्यादा लाती है रिक्वायर्ड टू पास। पास होने से
56 नंबर ज़्यादा लाती है। तो हमें फाइंड करना है मिनिमम मार्क्स टू रिक्वायर्ड टू पास। तो मतलब मिनिमम मार्क्स एक्चुअली कितना चाहिए? मिनिमम मार्क्स मतलब पासिंग परसेंट एक्चुअली कितना चाहिए? भाई पासिंग मार्क्स मतलब 31% अगर वो लाती है तो फेल होती है 16 नंबर से। अगर वो 31% लाती है उसमें मैं 16 नंबर उसे और दे दूँ तो वो पास हो जाएगा, मतलब पासिंग नंबर मुझे पता चल जाएगा। अब हम एक्चुअली परसेंटेज की वैल्यू यहाँ से फाइंड कैसे करते हैं कि कितना परसेंट कितने मार्क्स के बराबर है? यहाँ पे हम फाइंड करते हैं परसेंटेज में डिफरेंस। ये देखो 31 है और ये 40% है। अगर वो 31% ला रही है तो 16 नंबर से फेल हो जा रही है, और वहीं 40% ला रही है तो 56 नंबर ज़्यादा लेकर आ रहा है वो। ठीक है सुनीता? तो मार्क्स में डिफरेंस मतलब 40 और 31 में डिफरेंस कितना है? 9% का डिफरेंस है। और अगर मैं मतलब ये परसेंटेज में डिफरेंस और मार्क्स में डिफरेंस अगर मैं देखूँ तो देखो कितना है। देखो, वो 16 नंबर से फेल हो जा रही है, मतलब ये माइनस का 16 है, और वो 56 नंबर ज़्यादा ला रही है, इसका मतलब ये प्लस का 56 है। अगर इन दोनों में डिफरेंस फाइंड करना है, दोनों अलग-अलग पाले में है। ये माइनस का 16 है और ये इधर अपना प्लस का 56 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब दोनों को मैं प्लस कर दूँगा। अगर एक मोर वाला रहेगा, एक फेल वाला रहेगा तो दोनों को प्लस करते हैं तब जाके उनके बीच का डिफरेंस आएगा। तो अगर मैं 56 में 16 प्लस कर दूँ तो 72 आ जाएगा। इसका मतलब 9% की वैल्यू 72 है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। और फिर 31% में अगर मैं 16 नंबर और जोड़ दूँ तो मेरे को पता चल जाएगा पासिंग मार्क्स कितना है। अगर 1% की वैल्यू 8 है तो 31% की वैल्यू कितनी होगी? इसकी 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 तिया 240, मतलब 8 की 30 से मल्टीप्लाई 240, और 8 के 1% से और मल्टीप्लाई कर दो 248। 248 में अगर मैं 16 और जोड़ दूँ तो 16 तिया 48, 16 मतलब अगर आप इसमें 16 और जोड़ दोगे तो 264 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया सवाल समझ में? वही मैंने यहाँ पे कैसे कर दिया ये जल्दी, मैंने देखो दूसरे तरीके से किया। ये 16 3 48 होता है, 16 3 48 और 16 और जोड़ दो, मतलब 16 4 64, तो 264 हो गया। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हर चीज़ में आपको थोड़ा अलग तरीके से सोचना है। अगला सवाल देखो अपना यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगला सवाल है अपना, गीता अगर स्कोर करती है 30% और वो फेल हो जाती है 50 नंबर से, वहीं जो संदीप है अगर वो स्कोर करता है 45% तो वो 25 नंबर ज्यादा लाता है मिनिमम मार्क्स से। तो हाउ मेनी मार्क्स डिड विमल गेट अगर वो 64% लाती है? मुझे यहाँ पे 1% का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। भाई अगर गीता 30% लाती है तो वो 50 नंबर से फेल हो जाती है, वहीं अगर संदीप 45% ला रहा है तो वो 25 नंबर ज्यादा ला रहा है। परसेंटेज में डिफरेंस कितना है? 30 और 45 का डिफरेंस 15% है। वहीं अगर मैं मार्क्स के डिफरेंस की बात करूँ, देखो मार्क्स ये फेल वाले मार्क्स हैं और ये 25 मार्क्स मोर है, तो इन बोझ का डिफरेंस कितना होगा? दोनों को प्लस कर दूंगा, मतलब 15% की वैल्यू आई है 75। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 5। भाई 15 पंजे 75, तो 1% की वैल्यू है कितनी? 5। सवाल में पूछा है कि विमल कितना स्कोर करेगी अगर वो यहाँ पे 64% नंबर ला रही है। भाई अगर 1% की वैल्यू 5 है तो 64% की वैल्यू कितनी होगी? इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30, 4 5 20, मतलब 320 नंबर वो लेकर आएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम नंबर कितना होगा, देखो 1% की वैल्यू अगर 5 है, मैक्सिमम परसेंट कितना होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500, मतलब 500 नंबर अपना 500 नंबर का टोटल नंबर का अपना पेपर होगा। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला यहाँ से अपना अगला टाइप स्टार्ट हो गया जो कि है प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बेसिक समझाऊंगा। एक्चुअली बेसिक क्या है? देखो, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस गुना कंजम्पशन। मतलब भाई एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा है, आपने कितना खर्चा किया है। अब खर्चा जैसे आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज मैं चावल खाता हूँ, 100 रुपये किलो चावल खाता हूँ, बहुत महंगा है हालांकि 100 रुपये किलो। मैं सपोज 40 रुपये किलो, हालांकि मैं 40 रुपये किलो वाला चावल खा रहा हूँ। ठीक है, 40 रुपये किलो वाला चावल खा रहा हूँ, मान के चलते हैं। और मैं सपोज एक महीने में 12 किलो चावल खाता हूँ, या फिर थोड़ा सा और ईजी डाटा लेते हैं। सपोज मैं 30 किलो चावल खाता हूँ एक महीने में, मेरी बड़ी फैमिली है थोड़ी, मतलब ठीक है समझ जाओ, डाटा यहाँ पे लिया मैंने। 40 रुपये किलो चावल है, 40 रुपये उसका प्राइस है, और 30 किलो अगर मैं चावल खाता हूँ तो मेरा खर्चा कितना हुआ है? 1200। बस यही समझना है, बस इतना ही समझना। उसके बाद तो मैं आपको सवाल में समझाऊंगा। सवाल में बोला है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%। भाई प्राइस जो होता है, एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस गुना एक्सपेंडिचर होता है। अगर मैंने प्राइस को 20% बढ़ा दिया, अ पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर बाई ओनली 8%, देन बाई वॉट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन। भाई यहाँ पे बोला अगर मैंने प्राइस को बढ़ा दिया है और कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर को मैंने केवल 8% बढ़ाया है, इसका मतलब मुझे कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। भाई अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ा है और एक्सपेंडिचर मैंने कम ही बढ़ाया, मतलब खर्चा मैंने केवल कम ही बढ़ाया, तो जाहिर सी बात है कंजम्पशन अपना कम करना पड़ेगा। अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ गया है और आप अपना खर्चा केवल कम बढ़ा रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको फिर कम सामान मिलेगा। तो देखो यहाँ पे आपको पूछा है कि कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा। भाई एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन होता है। यहाँ पे आपको कंजम्पशन में चेंज पूछा है, तो कंजम्पशन में चेंज कब आएगा? जब मैं एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर दूंगा। एक्सपेंडिचर को अगर मैं प्राइस से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास कंजम्पशन में चेंज आ जाएगा। अब सवाल में इसने बोला है
अगर मैं प्राइस शुगर का 120 मतलब 20% बढ़ाता हूँ तो 120% हो जाएगा। हालाँकि आप अब ये समझो, एक्सपेंडिचर को मुझे प्राइस से डिवाइड करना है। एक्सपेंडिचर कितना है? अगर पर्सन वांट टू इंक्रीज़ हिज़ एक्सपेंडिचर बाय 8%, मतलब अगर उसका पहले एक्सपेंडिचर 100 था ना, तो अब वो 8% बढ़ा के 108 कर देगा। इसको मुझे परसेंट प्राइस के परसेंटेज से बढ़ाना है। प्राइस कितना बढ़ा रहा है? वो 20% से। इसका मतलब अगर उसका पहले प्राइस 100 रहा होगा ना, तो अब वो बढ़ के 120 हो जाएगा। इसका मतलब यही है, एक्सपेंडिचर को मुझे यहाँ पे प्राइस से डिवाइड करना है। देखो 100 से 100 कट गया, अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो 120 रेशो 108 हो गया। मतलब कुल मिला के ये मेरे पास अब कंजम्पशन में चेंज आ गया, और ये इसने पूछा है कि कितना परसेंट एक्चुअली डिक्रीज़ करना पड़ेगा। पहले अगर कंजम्पशन 120 करता था तो अब वो 108 करता है। कितना कम कर रहा है? 12 यूनिट कम कर रहा है। बेस कितना आ जाएगा? मैं यहाँ पे पहले से कंपेयर कर रहा हूँ तो बेस आ जाएगा 120, तो 12 से 120 जाएगा, 1/10 आ जाएगा, 1/10 मतलब 10%। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। हालाँकि इसका शॉर्टकट तरीका ये है, देखो कभी भी आपसे पूछे, जैसे यहाँ पे मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। शॉर्टकट तरीका देखो, कभी भी आपसे पूछे ना कि इस तरीके की चीज़ें आपको दे के पूछे कि बताओ कैसे करें? अगर यहाँ पे इसने दे रखा है, पहले इसको रफ करने दो थोड़ा-सा और ताकि आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है? अब मैंने अगर आपको इसके सामने आपको रफ कर दिया, ठीक है? मतलब यहाँ पे रफ कर दिया। प्राइस जो है राइस का अगर वो 20% बढ़ा रहा है और वो अपना केवल एक्सपेंडिचर 8% से ही बढ़ाना चाहता है, तो उसके कंज़म्पशन में कितना चेंज आएगा? देखो कंज़म्पशन एक्चुअली कितना होता है? एक्सपेंडिचर गुना प्राइस, एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। अब वो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा रहा है? केवल 8% से। हर हर चीज़ अपने आप में 100% हो रही है। अगर वो 8% बढ़ा देगा, इसका मतलब 108 कर देगा। अच्छा, और प्राइस अगर वो 20% बढ़ा देगा, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, इसका मतलब 120% हो जाएगा अब उसका प्राइस। ये मेरे पास डायरेक्टली चीज़ आ गया जो मैंने एक्चुअली यहाँ पे फाइंड किया था। तो सवाल में कंजम्पशन में चेंज पूछा है तो 120 से एक्चुअली 108 हो गया। कितना कम हो गया? 12 कम हो गया। 12 ओवर 120, 1/10, 1/10 मतलब 10%। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को हम ऐसे करेंगे, जो प्राइस है यहाँ पे शुगर का, वो इसने बोला द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 17%, लेकिन अ पर्सन वांट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय ओनली 7%। बाय व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन? मतलब उसको कंजम्पशन कितना रिड्यूस करना है? भाई कंजम्पशन में अगर मुझे चेंज फाइंड करना है तो एक्सपेंडिचर को मैं प्राइस से डिवाइड करूंगा। अब एक्सपेंडिचर वो कितना बढ़ा रहा है? अ पर्सन वांट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 7% ओनली। मतलब उसका पहले अगर एक्सपेंडिचर 100% रहा होगा तो केवल वो 7% बढ़ा रहा है, मतलब 107 हो गया अब उसका एक्सपेंडिचर। फिर यहाँ पे बोला है कि जो प्राइस है शुगर का वो 17% बढ़ जाएगा। 17% बढ़ने के मतलब अगर उसका प्राइस पहले 100% रहा होगा ना, तो 17% बढ़ के अब 117 हो जाएगा। आया समझ में? अब ये मेरे पास आ गया कंजम्पशन में चेंज। देखो पहले अगर उसका कंजम्पशन 117 था, अब वो 107 कर रहा है। कितना कम कर रहा है? 10 कम कर रहा है ओवर 107। अब ये अपने ओवर 117, अगर ये मेरे को परसेंटेज को, अब ये फ्रैक्शन आ गया, अब इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है? यहाँ पे तो भाई इससे पहले तो ईज़ी डाटा था। 12 ओवर 120 था, तो मैं 1/10 आ गया, लेकिन यहाँ पे तो 10 ओवर 117 है, तो इसको मैं ऐसे ही करूँगा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसका कुल मिला के ये 1000 को मुझे 117 से डिवाइड करना है, कितने बार में जाएगा? देखो अगर मैं इसकी 8 से मल्टीप्लाई करूँ, 100 की 8 से 800 और 17 8 136, तो अगर मैं इसकी 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 936 आ रहा है, मतलब कितना और चाहिए मेरे को? 64 और चाहिए। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूँ तो 64 हो जाएगा, 640 जाएगा। अब 117 से 640 कितने बार में जाएगा? देखो पूरा-पूरा तो कटेगा नहीं, तो उससे कम कितने बार में जाएगा? भाई अगर मैं इसकी 5 बार मल्टीप्लाई करूँ, तो 585 आ रहा है, 6 बार मल्टीप्लाई करूँ तो 706 आ रहा है, क्योंकि 600 और 17 छिक्का 102, 702 आ रहा है। 702 तो इससे कम हो जाएगा। इसका मतलब ये लगभग 5 बार में जाएगा, हालाँकि 5 बार से थोड़ा-सा ज़्यादा जाएगा, लगभग ये अप्रॉक्स में 8.5% आएगा। 8.5% ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम 8.6% ले रहे हैं, तो वो तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 8% तो वैसे ही नहीं होगा, 8.7%, हालाँकि 8.3% कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक ही बचा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। ये सवाल भी देखो बिल्कुल वैसे ही है। जो प्राइस है शुगर की, अगर मैं उसको 22% बढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो पर्सन है वो केवल और केवल अपना एक्सपेंडिचर 12% से बढ़ाना चाहता है, तो बाय व्हाट परसेंट उसको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा? भाई कंजम्पशन होता है एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। अब एक्सपेंडिचर वो केवल 12% से बढ़ाना चाहता है, इसका मतलब पहले अगर उसका एक्सपेंडिचर 100 रहा होगा, तो अब 12% बढ़ के 112 हो जाएगा। और प्राइस उसका कितना है? प्राइस उसका इंक्रीज़ हो गया, 22% से उसका प्राइस जो है बढ़ा है। इसका मतलब पहले अगर उसका प्राइस 100 रहा होगा तो 22% बढ़ के 122 हो जाएगा। बिल्कुल, ये मेरे पास आ गया कंजम्पशन में चेंज। एक्चुअली में पहले उसका जो कंजम्पशन था 122 यूनिट था, अब 112 हो गया। कम कितना हो गया? बताओ कितना कम हो गया? 10 यूनिट कम हो गया, और 112 122 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। इसको मुझे अगर फ्रैक्शन में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो कुल मिला के मेरे को 1000 को 122 से डिवाइड करना है, कितने बार में जाएगा? देखो अगर मैं इसको 8 से काटूँ, 8 से अगर मैं काटूँ,
अगर आप इसको ऐसे सोचो कि अगर मैं 100 की 800 मल्टीप्लाई करूँ तो 800 और 22 की 800 मल्टीप्लाई करूँ तो 176। मतलब कुल मिला के अगर मैं 8 से इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो 8 से इसको मल्टीप्लाई करने पे 976 आ रहा है। मतलब लगभग इसके पास में ही आ रहा है, तो ये 7% और 10% तो होगा नहीं। अब मुझे और कितना चाहिए, 24। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूँ तो यहाँ पे 240 हो जाएगा। लगभग 122 का ये 2 गुना है। 2 गुना से हालाँकि कम है, 2 गुना अगर मैं इसका करूँगा तो 244 होगा, हालाँकि उससे थोड़ा-सा ही कम है, तो लगभग ये 2% है। तो 8.2% के बराबर है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे जो मतलब इसका जो कंजम्पशन है वो चेंज कितना है, 8.2% से कम हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है। यहाँ पे डिक्रीज़ पूछा है तो 8.2% से डिक्रीज़ हो गया है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, अगला अपना इसी पर बेस्ड है। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन, लेकिन थोड़ा-सा टाइप अलग है, यहाँ पे टाइप अलग तरीके से पूछा है। यहाँ पर इस वाले सवाल को करने के लिए मुझे आपको थोड़ा-सा एक और बेसिक देना पड़ेगा। अब वो बेसिक आपको यहाँ पे समझो। अपना मैं जानता हूँ एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस गुना कंजम्पशन होता है, इतना बात तो आपको पता है। अगर मैं अपना एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करता हूँ, तो प्राइस में जो रेशियो आएगा ना, वही आप उसका ही रिवर्स अपना कंजम्पशन में चेंज होता है। एक्चुअली यहाँ पर ये कंसेप्ट है। जैसे आप यहाँ पे देखो, अगर मैं सपोज़ ₹40 किलो ही चावल खाता हूँ और कंजम्पशन कितना करता हूँ 30 किलो, तो टोटल मेरा एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, ₹1200 का मेरा टोटल खर्चा होगा। अब मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ, मैं ₹1200 निकालूँगा अपने चावल के लिए। इस महीने में 1200 लेके गया, मेरे को 30 किलो चावल मिला। 30 किलो मैंने कंज़म्पशन किया क्योंकि ₹40 किलो चावल था। यही सोच के मैं अगले महीने भी 1200 लेके गया, लेकिन उस बार तो प्राइस उसका बढ़ गया था। उस बार प्राइस उसका ₹60 हो गया था। जो ₹40 मिलता था अब ₹60 हो गया। तो 60 किलो, अगर वो ₹60 प्राइस हो गया, मैं केवल 1200 ही लेके गया हूँ, तो कितना किलो मिलेगा मेरे को? केवल 20 किलो ही तो मिलेगा। भई अगर आपका प्राइस ₹60 है और आपके पास केवल ₹1200, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 20 किलो ही आपका कंज़म्पशन होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ये बात समझनी है, अगर आपका यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेम है, एक्सपेंडिचर आपका सेम है, तो जिस रेशो में एक्चुअली में आपका यहाँ पे प्राइस घटता है या फिर बढ़ता है, जैसे आप इसका अगर मैं यहाँ पे रेशो फाइंड करूँ, तो 20 से जाएगा ये 2 बार में और 20 से जाएगा ये 3 बार में। ठीक है? 20 से जाएगा ये 2 बार में, आपका 20 से जाएगा और ये 3 बार में जाएगा। वैसे ही आप यहाँ पे देखो, 10 से जाएगा ये 3 बार में, 10 से जाएगा 2 बार में। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हो, अगर मेरा एक्सपेंडिचर सेम है, तो जिस रेशो में मेरा प्राइस बढ़ रहा है, 2 से 3 हो गया, उसी रेशो में मेरा कंजम्पशन कम होता है, 3 से 2 हो गया। मतलब अगर मेरा प्राइस 2 से 3 हुआ, तो कंजम्पशन 3 से 2 हो जाएगा। अगर मेरा एक्सपेंडिचर सेम है, उसी पर बेस्ड ये सवाल है। आप यहाँ पे इस सवाल को अगर थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ोगे, तो देखो सवाल में क्या बोला है, द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज। हालांकि इस सवाल को करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। दूसरा तरीका एकदम शॉर्टकट मेथड है, तुरंत आपका सवाल का आंसर आ जाएगा, लेकिन पहले बेसिक समझो, क्योंकि जो शॉर्टकट मेथड है ना वो बेसिक से ही आया है। ठीक है? अब सवाल में देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो प्राइस है राइस का वो मैं डिक्रीज करता हूँ 25% से। 25% से अगर मैं डिक्रीज करता हूँ, तो एक पर्सन है जो कि कंज्यूम करता है, पर्सन जो है 30 किलो अब ज़्यादा खरीद लेता है, 30 किलो ज़्यादा राइस खरीद लेता है विद द सेम एक्सपेंडिचर। देखो सेम एक्सपेंडिचर आ गया, मतलब एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, एक्सपेंडिचर जितना पहले था अभी भी उतना ही है। यहाँ पे बोला है अगर मैं प्राइस में 25% डिक्रीज कर देता हूँ, 25% का मतलब 1/4। इसका मतलब पहले अगर मेरा प्राइस था, ये प्राइस गुना कंजम्पशन होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, अगर मेरा पहले प्राइस 4 था, भाई इसका मतलब यही ना, 25% अगर मैंने डिक्रीज कर दिया, 4 का 1 25% होता है। अगर मेरा प्राइस पहले 4 था, तो अब मैंने उसको 1 डिक्रीज करके 3 हो गया। अगर इस रेशो में मेरा प्राइस चेंज हुआ है, तो कंजम्पशन भी इसका रिवर्स गुना चेंज होगा, इसका रिवर्स में चेंज होगा, 3:4 होगा। अगर मेरा प्राइस 4 से 3 हो गया, तो कंजम्पशन 3 से 4 हो गया। मतलब पहले अगर मैं 3 यूनिट खाता था, तो अब मैं 4 यूनिट खाता हूँ। क्यों? क्योंकि प्राइस कम हो गया 25% से। तो यहाँ पे सवाल में बोला है, अगर 25% डिक्रीज हो जाता है प्राइस, तो वो 30 किलो ज़्यादा खरीद पाता है। पहले वो 3 यूनिट खरीद पाता था, अब वो 4 यूनिट खरीद पा रहा है। कितना ज़्यादा खरीद पा रहा है? 1 यूनिट। सवाल में 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 30 केजी। इसने पूछा है इफ द एक्सपेंडिचर इज इतना। अगर यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो कि दोनों जगह सेम ही होगा 5400, तो पूछा है कि ओरिजिनल प्राइस कितना है राइस का। ओरिजिनल प्राइस मतलब जितना वो पहले कंज्यूम करता था। तो यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस मुझे फाइंड करना है। ओरिजिनल प्राइस अगर आपको फाइंड करना है, तो जितना भी आपका एक्सपेंडिचर है और जितना आपको कंजम्पशन है, भाई एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन होता है। अगर आपको ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है, प्राइस फाइंड करना है, तो आपको एक्सपेंडिचर को कंजम्पशन से डिवाइड करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर कितना है? 5400। अगर आपको ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है, तो ओरिजिनल वाले कंजम्पशन से डिवाइड करना पड़ेगा। ओरिजिनल वाला कंजम्पशन ये है, पहले आप इतना कंज्यूम करते थे। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 90 यूनिट। तो आपको कुल मिला के 90 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। आपके पास टोटल आ जाएगा यहाँ पे 9 6 जा 54, मतलब 60 रुपीज़ आपके पास ओरिजिनल प्राइस था। मतलब पहले आपका जो प्राइस था वो 60 रुपीज़ था। अच्छा, वहीं अगर वो पूछे कि रिड्यूस्ड प्राइस कितना है, भाई रिड्यूस कितना हो गया? 25% रिड्यूस हो गया।
रिड्यूस का मतलब अब जितना आप भाई रिड्यूस का मतलब यही है ना कि आपके पास एक्सपेंडिचर तो उतना ही 5400। रिड्यूस का मतलब अब आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो। प्राइस अगर कम हो गया तो अब आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, मतलब अब आप नए प्राइस पे खा रहे हो। अब आप जितना ज़्यादा खा रहे हो उससे अगर आप एक्सपेंडिचर को डिवाइड करोगे तो आपके पास नहीं आ जाएगा। हालांकि इसका शॉर्टकट मेथड अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा सबर करो। भाई अब आपके पास जो रिड्यूस्ड प्राइस पे इतना कंजम्पशन मिल रहा है, इस कंजम्पशन से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास रिड्यूस्ड प्राइस आ जाएगा कि कितना उसका रिड्यूस्ड प्राइस है। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 30 है तो 4 यूनिट की वैल्यू 120 हो जाएगी। 120 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे, देखो 0 से 0 गया, 12 4 जा 48 मतलब 480, और 20 और 40 मतलब 45 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब पहले अगर 60 था ना तो अब वो 45 रुपये किलो मिलेगा जब उसका प्राइस कम हो गया। यहाँ से आपने ओरिजिनल फाइंड फाइंड कर लिया। हालाँकि देखो जब मेरा प्राइस, हालाँकि इनका रेशो देखो यही है, अगर 60 से 45, पहले 60 रुपये केजी था अब 45। अगर आप इनका रेशो फाइंड करोगे 15 4 जा 15 3 जा, भाई 4 से 1 कम हुआ है मतलब 1/4, यही ना 25% डिक्रीज़ हो गया। सवाल आपको समझ में आया होगा। तो ये तो इसका पहला मेथड मेथड था। आपको अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लो, ठीक है? हालाँकि इसको प्रैक्टिस करो अभी। अब मैं आपको इसका बताऊँगा एकदम शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड देखो, आपको इसको 2-3 बार पढ़ो शॉर्टकट मेथड जानने के लिए। यहाँ पे बोला है जो प्राइस है शुगर का, ये प्राइस है राइस का, मैं अगर 25% कम कर रहा हूँ तो एक पर्सन है वो 30 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है विद द सेम एक्सपेंडिचर, अगर एक्सपेंडिचर 5400 है। सवाल को एक बार और पढ़ो ऐसी इसी इसी रिदम से। अगर मैं 25% अगर मैं 25% राइस का प्राइस, अगर मैं चावल का प्राइस 25% से कम कर पा रहा हूँ तो एक कस्टमर जो है वो 30 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है। अगर मैं प्राइस को 25% कम कर पा रहा हूँ तो एक कस्टमर है 30 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है। अगर मैं प्राइस को 25% कम कर पा रहा हूँ तो एक पर्सन जो है वो 30% ज़्यादा खरीद पा रहा है। इसका मतलब समझ में आया? मैं 30 किलो तब ज़्यादा खरीद पा रहा हूँ जब 25% कम हो रहा है प्राइस का। टोटल एक्सपेंडिचर का कम होगा ना 25%। भाई मेरे पास अगर टोटल 1200 रुपए है उसका मैं 25% कम कर दूंगा, अगर प्राइस कम होगा तो मतलब अब जाके मतलब खर्चा तो उतना ही रहेगा ना। इसका मतलब मैं एक्सपेंडिचर का 25% कम करूंगा, मतलब कुल मिला के मेरे एक्सपेंडिचर का ही 25% जब मैं कम करूंगा मतलब इसका 25% ही मेरे 30 किलो के बराबर है। अब ये जो आएगा ना ये रिड्यूस्ड प्राइस आएगा, मतलब ओरिजिनल प्राइस नहीं आएगा, ये रिड्यूस प्राइस मतलब जो प्राइस रिड्यूस होने के बाद, क्योंकि 25% हमने रिड्यूस किया ना तो इसका 25% मतलब 25% हम यहाँ पे कर रहे हैं, 25% रिड्यूस प्राइस है। भाई 25% हमने रिड्यूस किया तो 5400 का 25% बराबर है 30 किलो। तो यहाँ पे 1 किलो का प्राइस कितना होगा? 1 किलो का प्राइस आप इसको डिवाइड कर लो ना। अगर आप यहाँ पे 3 से काटोगे तो 180 बार में जाएगा। अब 180 का 25% मतलब 1/4, अगर आप 180 का 1/4 करोगे मतलब 45। इसका मतलब जो रिड्यूस प्राइस आया ना वो 1 किलो का वो 45 रुपये आ गया है। समझ में आया? एक्चुअली में मेरा प्राइस जो है वो रिड्यूस किस रेशो में हुआ था? वो 25% रिड्यूस हुआ था। 25% मतलब 1/4, मतलब पहले अगर मेरा प्राइस 4 रहा होगा तो अब वो 3 हो गया। अब रिड्यूस प्राइस है कितना? 45, मतलब 3 की वैल्यू दे रखी है 45। कितना गुना है? 15 गुना। तो 4 का भी मैं 15 गुना कर दूंगा, 15 4 जा 60, ये मेरा ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले भी मेरा ओरिजिनल प्राइस यही आया था और अभी भी यही आया। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ आपको पहला वाला तो समझ में आ गया, दूसरा वाला आपको थोड़ा-सा नहीं समझ में आया। हम इसी के ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, अपने आप में ये ट्रिक है, शॉर्टकट मेथड है। जब मैं इसका इस्तेमाल करूँगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा। 2-4 सवाल मैं लेकर आया हूँ इस पे। अब देखो ये सवाल को बनाओ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, द रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस इनेबल्स अ पर्सन टू ऑब्टेन 50 किलो मोर फॉर द 450। अगर मैं 20% प्राइस कम करता हूं तो 50 किलो वो ज्यादा खरीद पा रहा है। 20% कम करता हूं तो 50 किलो ज्यादा कर पा रहा है, खरीद पा रहा है। 20% किसका कम करूंगा? जो मेरे पास एक्सपेंडिचर रहेगा। इसका मतलब 450 का 20% ही अपना यहाँ पे 50 किलो के बराबर है, और ये जो आएगा ये रिड्यूस प्राइस आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 20% हम कम कर रहे हैं। 20% अपना रिडक्शन से ही संबंधित है प्राइस के। तो 20% इसका 20% होगा कितना? या तो आप ऐसे डिवाइड कर दो। भाई अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 50 से जाएगा ये 9 बार में। 9 का 20%, 9 का 20% मतलब 1/5। तो 9 का अगर मैं 1/5 करूँ मतलब 5 करूँ, उसको डिवाइड करूँ तो कितना बार में जा रहा है? भाई 5 से जाएगा, 5 टू जा 10 होता है तो ये जाएगा एक बार में ही, 1.8 आ जाएगा। तो 1.8 रुपीज़ अब उसका क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड प्राइस हो जाएगा। भाई प्राइस अपना किस रेशो में चेंज हुआ था? 20%। भाई यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस पूछा, ये आया रिड्यूस प्राइस, कि प्राइस रिड्यूस होने के बाद आया। अगर मेरा ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है, प्राइस एक्चुअली किस रेशो में कम हुआ था? 20% कम हुआ था। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। इसका मतलब पहले अगर प्राइस 5 है ना तो 1 घट के अब 4 हो जाएगा। सवाल में इसी 4 की वैल्यू दे रखी है 1.8। ये कितना गुना है? 0.45 गुना है। भाई 45 चुका 180 होता है, ये 1.8 है तो ये 0.45 गुना है।
अगर ये इसका 0.445 गुना है तो जो ओरिजिनल प्राइस होगा उसका भी 0.45 गुना हो जाएगा। मतलब 4 का अगर मैं 0.45 गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा, 45 पंजे 225 मतलब 2.25। 2.25 मतलब ओरिजिनल प्राइस कितना था उसका, ऑप्शन नंबर डी 2.25 हो जाएगा। सवाल आपको समझ में आया? देखो ईज़ी मेथड है, 2-4 सवाल इस पे करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सवाल में देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ व्हीट इनेबल्स अ हाउसवाइफ टू बाय 6 केजी मोर फॉर 2720। फाइंड द रिड्यूस प्राइस। अब देखो यहाँ पे रिड्यूस प्राइस से पूछा, अब यहाँ पे कोई नहीं, प्राइस का कोई रेशो फाइंड करने की जरूरत नहीं कि ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे पूछा नहीं है। सवाल में बोला है अगर मैं 15% प्राइस कम कर देता हूँ वीट का तो 6 किलो ज्यादा वो महिला खरीद पा रही है, हाउसवाइफ 6 किलो ज्यादा। मैं 15% किसका कम करूंगा, 2720। भाई 2720 का मैं 15% कम करूंगा, मतलब 15% इसका 15% ही अपना 6 किलो के बराबर है। जब मैं इसका 15% कम कर रहा हूं तब वो जाके 6 किलो खरीद पा रही है एक्स्ट्रा। इसका मतलब इसका 15% इधर 6 किलो के बराबर है, तो यहाँ से अपने पास रिड्यूस प्राइस आ जाएगा। भाई यहाँ पे 15% रिड्यूस किया है, इसका मतलब रिड्यूस प्राइस ही आएगा यहाँ पे। तो 1 किलो का प्राइस यहाँ पे पूछा है पर केजी, तो 6 से डिवाइड कर दो। भाई ये 6 नीचे आ जाएगा, यहाँ 6 से डिवाइड कर दो। अब अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूँ, 6 से आप ऐसे पहले डिवाइड ही कर लो, चलो 6 से जाएगा, 6 4 जो 24, बिल्कुल। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 32 बचेगा, 306 5 जो 30, या फिर आप इसको ना पहले 15% फाइंड कर लो यार, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, फिर फ्रैक्शन में और आ जाएगा फ्रैक्शन में। यहाँ पे 15% का मतलब क्या होता है, 3/20। भाई अभी अभी मैंने आपको बताया था ये 15% जो होता है वो 5 का मल्टीपल होता है, 5 का मल्टीपल होता है, 5 का कितना गुना है, 3। अब 5% का मतलब होता है 1/20। अब ये 15% है, 5 का 3 गुना है, तो इसका मतलब 3/20, इसका मतलब 2720 का 3/20 अपना यहाँ पे 6 किलो के बराबर है। तो 1 किलो किसके बराबर होगा, पहले तो यहाँ पे इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो 2 से जाएगा ये कितने बार में, 2 से जाएगा ये 13 बार में, और 6 मतलब 136, 136 गुना 3 है 6 किलो के बराबर। तो 1 किलो का प्राइस कितना होगा, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर लूँ, हालांकि 3 से जाएगा ये 2 बार में, 2 से जाएगा ये कितने बार में, 2 6 जो 12, 2 8 जो 16। तो जो अपने पास रिड्यूस प्राइस आ गया 1 किलो का वो 68 आ गया, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक्चुअली में देखो यहाँ पे मुझे आपको समझाना था, आप पहले स्टेप में यहाँ पे कर सकते हो। आपको यहाँ पे तुरंत ऐसे मन में सोचना है कि भाई 15% अपना 2720 का वो 6 किलो के बराबर है। 15% होता है कितना, 3/20, 3/20 और 2720 अपना किसके बराबर है, 6 किलो के बराबर है। 3 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा ये कितने बार में, 2 से जाएगा 13 और 6, और 0 से 0 कट गया, 2 से जाएगा 2 6 जो 12, 2 8 जो 16, 68 रुपीज़ का 1 किलो का प्राइस आ गया। यहाँ पे 1 किलो है ना, 1 किलो का प्राइस आ गया, तो एक स्टेप में हो जाएगा। लेकिन मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझ लो, क्योंकि अगर आप इसको समझ गए तो ये बीच के स्टेप्स तो आप खुद भी गायब कर लोगे मन में करके, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी गायब कर लूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पूरा कंसेप्ट ही गायब हो जाएगा। ये वाला भी सवाल देखो इसी पर बेस्ड है। हालांकि मैं आपसे कहूंगा वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को खुद करने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो, अगर मैं कर रहा हूँ, अन इंक्रीज ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ ऑनियन इनेबल्स अ पर्सन टू बाय 5 kg लेस फॉर द 200 रुपए। मतलब अगर 25% प्राइस बढ़ जा रहा है तो मैं 5 kg कम खरीद पा रहा हूँ 200 रुपए में। इसका मतलब 200 का मैं 25% कम कर रहा हूँ तब जाके मुझे 5 किलो कम मिल रहा है। यहाँ पे पूछा इंक्रीज प्राइस, मतलब यहाँ पे 1 किलो की प्राइस जो भी आएगी वो इंक्रीज प्राइस ही आएगी। अब यहाँ पे देखो 25% मतलब 1/4, 1/4 अगर मैं इसका करूँ तो 50 आ गया। अब अगर 50 मतलब 50 किसके बराबर, 5 kg के बराबर, तो 1 kg की वैल्यू फाइंड करने के लिए 5 इसके नीचे आ जाएगा, 5 से जाएगा 10 बार में, इसका मतलब 1 kg की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 10 रुपये, 10 रुपये प्रति केजी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि इस सवाल को आप मन में ही कर सकते थे बिना पेन उठाए। भाई 25% 200 का 5 किलो के बराबर है, 25% 200 का होगा कितना, 25 दूनी 50, और परसेंटेज से दोनों जीरो कट जाएंगे, मतलब 50 अपना 5 किलो के बराबर है, तो 1 किलो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 किलो, 10 रुपये, ऑप्शन नंबर 20 सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक है, बढ़िया ट्रिक है, आप इसको मन में भी अप्लाई करके इन सवालों को सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब यहाँ से हमारा अगला टाइप स्टार्ट हो गया जो कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला स्टार्ट हो गया। इसमें आपको देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे आप कुछ ना कुछ जो भी इनकम करोगे उसमें से आप कुछ खर्चा करोगे। अगर आप कुछ खर्चा करोगे जो बाकी का बच गया वो सेविंग करोगे, तो ये अपना फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा। हालांकि कॉमन सेंस से आप ये पता कर सकते हो, कोई फॉर्मूला यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पे इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग होता है। सवाल में इसने क्या बोला है, जो इनकम है राजू की वो 20% ज़्यादा है उसके एक्सपेंडिचर से। अब ये 20% ज़्यादा, इसका मतलब ये मत कर देना कि उसकी एक्सपेंडिचर 80 है और उससे 20 ज़्यादा उसकी 100 इनकम हो जाएगी। नहीं भाई, ऐसे नहीं करते। ये इससे 20 यूनिट ज़्यादा है, यहाँ पे बोला 20% ज़्यादा है, ये इससे 20%, यूनिट ज़्यादा, ना कि 20%। 80 का 20% निकालोगे 16 आएगा, इसका मतलब ये फिर 96 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे नहीं लेते भाई, आपको 20% ज़्यादा करना है।
यहाँ पे बोला है कि जो राजू की इनकम है वो उसके एक्सपेंडिचर से 20% ज़्यादा है। मैं अगर यहाँ पे एक्सपेंड ये प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है। अगर मैं एक्सपेंडिचर को यहाँ पे 100 लेके चलूँगा तो उसके भाई 100 का 20% 20 होता है। इसका मतलब उसका इनकम 120 होगा, उसका 20% ज़्यादा है तो 120 होगा। अगर उसकी इनकम 120 है, एक्सपेंडिचर 100 है तो उसका सेविंग कितना होगा? 20 होगा, तभी तो दोनों मिलके बराबर होगा। वही सवाल में ये जितना मैं इनकम करता हूँ उसमें से कुछ खर्चा करूँगा, सेविंग करूँगा, तो इनकम जो बराबर होगा एक्सपेंडिचर जमा सेविंग के, ठीक है। अब सवाल में देखो यहाँ पे क्या बोला है, अगर उसकी इनकम में 60% से इंक्रीज कर देता हूँ, 60% से मैंने इंक्रीज कर दिया, 120 का 60% होता है कितना है भाई? अगर हालांकि मन में फाइंड कर सकते हैं, 120 का 60% परसेंटेज से दोनों जीरो कट जाएगा, 12 6 72, मतलब मैं 72 रुपये अगर इसका बढ़ाता हूँ और उसका एक्सपेंडिचर केवल 70% बढ़ाता हूँ, 100 का 70% तो 70 ही होता है, तो उसका एक्चुअली में सेविंग कितना परसेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आप यहाँ पे देखो, अगर आप इनकम को 72 रुपये से बढ़ा रहे हो, एक्सपेंडिचर को आप 70 रुपये से ही बढ़ा रहे हो, इसका मतलब जो बाकी का, अगर आपका इनकम 72 रुपये बढ़ा है और आपने केवल 70 रुपये खर्च किए उसमें से बढ़ा के, तो जो बाकी का बचा 2 आपकी सेविंग में जाएगा। और सवाल में यही बोला कि आपका सेविंग एक्चुअली कितना परसेंट इंक्रीज होगा। भाई आपका सेविंग 2 रुपये से ऐड हुआ है, कितने में? 20 रुपये में, तो 20 इसके नीचे आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो 2/20 मतलब 1/10 आपका जो सेविंग है वो 10% से इंक्रीज हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो अपना यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 है अपना। सुरभि स्पेंड करती है 75% ऑफ हर इनकम। अगर उसकी इनकम 20% से बढ़ जाती है और सेविंग डिक्रीज होती है 1% से, तो उसका परसेंटेज कितना हुआ है? एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? देखो, सुरभि जो है अगर वो 75% अपने इनकम का खर्च करती है, भई मैं जानता हूँ इनकम जो होता है वो एक्सपेंडिचर जमा सेविंग होता है। अगर उसकी इनकम ₹100 होगी, तो वो उसका केवल 75% खर्च करती है, स्पेंड मतलब एक्सपेंडिचर, तो उसका केवल 75% खर्च करती है, तो ₹25 वो सेव करती होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? सवाल में बोला है, अगर उसकी इनकम 20% से इंक्रीज़ होती है, भई 100 का 20% 20 ही होता है, अगर उसकी इनकम 20% से इंक्रीज़ होती है और जो सेविंग है वो 1% से डिक्रीज़ होती है, 1% का मतलब होता है 1/100, इसका मतलब उसकी जो सेविंग है अगर 1% से डिक्रीज होती है मतलब माइनस का 0.25 होता है। सवाल समझ में आया? अब एक्चुअली में जो इनकम होता है ना वो एक्सपेंडिचर जमा सेविंग होता है, मतलब दोनों चीज बराबर होना चाहिए। अगर उसकी इनकम 20 रुपए है और सेविंग माइनस का 0.25 है तो इसका एक्सपेंडिचर कितना होगा? 20.25 होगा। भाई तभी तो ये चीज दोनों बराबर होगा। 20.25 में से 0.25 एक्चुअली में इसका मतलब ये है, अगर आप उसकी इनकम 20 रुपए से बढ़ी है ना और उसकी सेविंग 0.2 मतलब 1% से कम हुई है, मतलब 0.25 से कम हुई है, इसका मतलब उसने 0.25 अपने सेविंग में से इस बार निकाल के एक्स्ट्रा खर्च किया एक्सपेंडिचर में। तो सवाल में यही पूछा है कि एक्चुअली में उसका परसेंटेज इन एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है? एक्सपेंडिचर बढ़ा कितना है भाई? 75 में 20.25 बढ़ा है, तो मुझे ये फाइंड करना है परसेंटेज में। 20.25 बढ़ा है अपने 75 रुपए में। अब मुझे इसको परसेंटेज, अब ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो ये जो 2 डेसिमल है ये 100 से कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। अब ये 25 से कट रहा है, 25 से जाएगा ये 3 बार में, 25 से जाएगा 25 8 200, 25 से कम 25, 3 से जाएगा ये 27 बार में, इसका मतलब इसका जो एक्सपेंडिचर है वो 27% से बढ़ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। अब यहाँ से इसी पर बेस है, सैलरी सैलरी पे और इनकम पे, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे बोला है। अगर एक मैन है वो स्पेंड करता है 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड, सपोज उसकी इनकम मान के चलते हैं 100% होगी, तो वो फूड पे कितना खर्च करता है? वो फूड पे खर्च करता है 20%। इस सवाल को ऐसे बनाया जाता है, अगर वो 20% अपनी मंथली सैलरी का फूड पे खर्च करता है, 20% खर्च करता है, तो अब उसके पास बचेगा कितना? 80%। भाई 100 का 20% 20 होता है, तो 20% खर्च करके अब उसके पास 80% बचाएगा। फिर बोला है 1/4 ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ऑन चैरिटी। 1/4, देखो रिमेनिंग बोला है, रिमेनिंग मतलब फूड पे 20% खर्च करने के बाद जो भी ये अपना रिमेनिंग है, इसका 1/4 वो चैरिटी पे खर्च करता है। 80 का 1/4 मतलब 20 यूनिट वो, या फिर 20% कह लो, वो चैरिटी पे खर्च करता है। चैरिटी पे खर्च करने के बाद अब उसके पास कितना बच जाएगा? 60% बच जाएगा। अब उसके टोटल इनकम 60% बच जाएगी। अगर वो सेव करता है 9600 पर मंथ, जो कि हाफ ऑफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग फूड एंड चैरिटी, अगर वो 96 रुपए 9600 रुपए अगर वो सेव करता है, जो कि उसके फूड पे खर्च करने के बाद और चैरिटी पे खर्च करने के बाद जो भी बचा उसका आधा है, मतलब ये 60% का आधा है, मतलब ये 30% की वैल्यू है। ये समझ में आया? मैं यहाँ पे बोला है अगर वो 9600 मतलब 9600 रुपये अगर वो सेव करता है, जो कि हाफ है, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द बैलेंस, जो बैलेंस उसके पास बच गया, जो कि 60% बच गया आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड चैरिटी, फूड और चैरिटी पे खर्च करने के बाद जो भी बैलेंस बच गया उसका हाफ है 9600, तो उसका मंथली सैलरी कितना होगा?
आप ही यहाँ पे बताओ, अगर 30% की वैल्यू यहाँ पे 9600 आ गई है, तो 1% की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? 30 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे, 30 से जाएगा ये 3 बार में, 30 से जाएगा ये 3 बार में, 30 से जाएगा 3 बार में नहीं जाएगा, 32 बार में जाएगा, तो 32 या 96 होता है। इसका मतलब ये इसका, और ये परसेंटेज है, ये 0 से 0 कट जाएगा, इसका मतलब 320 गुना है ये। तो 1% की वैल्यू आ गई 320, और उसकी मंथली सैलरी तो मैंने आपने कितनी ली थी? 100%। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी इसकी, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 32,000 ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब अगर 1% की वैल्यू 320 है, तो 100% की वैल्यू 32,000 हो जाएगी। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा, है ना? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अब यहाँ से अपना अगला टाइप स्टार्ट हो गया। देखो अभी तक हमने जितने भी किया ये सारी चीज़ें बेसिक थी। अब यहाँ से हम अगला, बेसिक नहीं थी मतलब अलग-अलग कंसेप्ट है। हमने पहले मार्क्स वाला जो सवाल किया था ना, उससे पहले सब कुछ बेसिक था। यहाँ पर ये मार्क्स वाला हमने यहाँ पे पढ़ा था। फिर यहाँ से हमारा एक्चुअली कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, ये जो मार्क्स वाला था, ये वाला जो मार्क्स था। यहाँ से अपना मार्क्स वाला कंसेप्ट, यहाँ से एक्चुअली कंसेप्ट वाले सवाल स्टार्ट हुए। हमने मार्क्स वाला कंसेप्ट पढ़ा। फिर उसके बाद हमने प्राइस वाला पढ़ा कि प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद हमने इनकम वाला पढ़ा। इनकम वाला ये देखो उसी पर बेस्ड है, प्राइस कंजम्पशन पे बेस्ड है दूसरा टाइप। फिर हमने यहाँ पे अपना इनकम वाला पढ़ा, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला। अब हमने इसको भी खत्म कर लिया। अब हम यहाँ से अपना एक नया टाइप स्टार्ट करेंगे जो कि है सक्सेसिव परसेंटेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ही एक्चुअली हम इलेक्शन वाला भी करेंगे। इलेक्शन वाले में भी यही काम आता है, ठीक है? ये भी काम आता है, और इलेक्शन का दूसरा मेथड भी होता है जो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सक्सेसिव आपका बहुत काम आता है। अब सक्सेसिव का मतलब होता है, पहले आप इसका मतलब समझो। सक्सेसिव का मतलब होता है, अगर मैंने किसी भी नंबर को सपोज x% से बढ़ाया, सपोज मेरे पास 100% है, अगर मैं इसको 50% से बढ़ाऊंगा तो अब ये 150 हो जाएगा। पहले आप ऐसे समझो, कोई नॉर्मल तरीके से, मैं कोई जनरल एक्स वगैरह लेके मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैंने किसी भी नंबर को x% से बढ़ाया, इसका मतलब अब वो अपने नंबर का x% बढ़ चुका है, फिर ही मैंने जो बढ़ चुका है ना उसका मैंने y% बढ़ाया। तो सवाल में पूछता है कि आपके सवाल में मतलब जो आपका रिजल्ट है उसमें नेट चेंज कितना आया। जैसे अगर मेरे पास 100 रुपीज था, अगर मैंने इसका 10% बढ़ाया तो 110 हो जाएगा। अब फिर से मैंने इसका 10% बढ़ाया, अब इसका 10% कितना होगा? 11। इसका मतलब अब वो मेरे पास 121 हो जाएगा। भाई अगर आप इसका पहले, अगर आपने पहले 10% बढ़ाया तो कितना हुआ? 110 हो गया। अब आप इसका फिर से 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? इसका 10% 11 होता है, अब इसमें 11 और क्या, 121। तो मेरे एक्चुअली चेंज कितना आया? 100 से 180, 121 हो गया। 100 में जो भी चेंज आता है डायरेक्टली परसेंटेज में आता है। यहाँ पे 100 से 121 हो गया, मतलब कुल मिला के 21% चेंज हुआ है मेरे पास सवाल में। अब इसी चीज को ना हम यहाँ पे वैसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूला भी होता है डायरेक्टली, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हैं हालांकि, लेकिन पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। देखो फॉर्मूला एक्चुअली इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई बटे 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। सवाल में बोला है अगर मैं पहले 10% से बढ़ा रहा हूँ और बाद में भी 10% से बढ़ा रहा हूँ, अगर यहाँ पे x और यहाँ पे x और y की दोनों की वैल्यू यहाँ पे 10-10 है, मैंने अगर पहले 10% बढ़ाया, फिर y की वैल्यू भी यहाँ पे 10% है, और x y मतलब दोनों की मैं 10-10 से मतलब दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसको 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे 100 से डिवाइड करूंगा 1 आएगा। तो देखो 10 प्लस 10 प्लस 1, 21% मेरा चेंज आया, और यहाँ पर भी तो 21% चेंज आया। तो ये अपने पास दूसरा मेथड है। पहला मेथड सबसे सिंपल था, तीसरा मेथड भी आप जान लो। तीसरा मेथड है मल्टीप्लाई फैक्टर। बेस्ट सपोज मेरे पास कोई भी अपने पास नंबर है, सपोज सपोज 100% ही मान लिया, अगर मैंने उसका 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाने का मतलब मैं 1/10 कर रहा हूँ। मतलब पहले अगर वो नंबर 10 था ना तो उसमें 1 बढ़ा दूंगा, अब वो 11/10 हो जाएगा, ठीक है? और फिर से मैंने 10% बढ़ाया, 10% अगर मैंने उसको बढ़ा दिया, फिर से उसका 11/10 कर दिया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर होते हैं ये 11/10, ये ठीक है? अगर मैं उसका 10% बढ़ा दिया तो ऐसे फाइंड करते हैं, मैंने 10% बढ़ाया मतलब प्लस का 1/10, तो नीचे अगर 10 था तो 1 प्लस करने के बाद 11/10 उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा। तो मैंने 11/10, 11 देखो 0 से 0 कट जाएगा, 11 गुना 11 121 हो जाएगा। मैंने लेट कितना लिया, कि कितना लेट किया था अपना नंबर, कि सपोज 100 है, 100 से 121 हो गया, कितना चेंज आया? 21% का चेंज आया। तो यहाँ से भी मेरा 21% का चेंज आया। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा, ठीक है? अच्छा एक चीज आप यहाँ पे और समझो, ये चीज आप नोट कर लेना, या फिर समझ गए हो तो ठीक है। एक चीज आप नोट कर लेना, अगर मैं किसी भी चीज को अगर x% से घटा रहा हूँ, पहले x% से मैंने बढ़ाया और उसी को x% से ही घटा रहा हूँ, मतलब x% से बढ़ा रहा हूँ और x% से ही घटा रहा हूँ, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस का x² बटे 100। आप ही देखो ना इसका फॉर्मूला क्या है भाई, इसका फॉर्मूला x प्लस में y प्लस में xy/100। बिल्कुल, यहाँ पे x की वैल्यू भी है प्लस का x और y की वैल्यू माइनस का x, और एक्स वाई की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का x इंटू एक्स अपॉन में 100। तो देखो ये तो कट जाएगा, प्लस का x माइनस एक्स कट जाएगा, ये कुल मिला के यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का x² 100। ये हो जाएगा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, तो आप इसको याद रखना। अब सवाल इसी पर बेस्ड है। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 30%,
देन इंक्रीज्ड नंबर इज डिक्रीज बाय 30%। मतलब पहले अगर मैंने किसी नंबर को 30% से बढ़ाया और वो जो नंबर इंक्रीज होके आया उसको मैंने डिक्रीज कर दिया 30%, मतलब पहले मैंने 30% से बढ़ाया और फिर मैंने 30% से कम कर दिया, तो एक्चुअली मेरे पास चेंज कितना आएगा, कितना परसेंट नेट डिक्रीज आएगा। अब ये भी तो मैंने आपको बताया, अगर सेम परसेंटेज से मैं बढ़ा रहा हूँ और सेम परसेंटेज डिक्रीज कर रहा हूँ तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस का एक्स स्क्वायर अपन 100। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 30 है। 30 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा 900, 900 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 9%, और ये जो माइनस है ना हमेशा शो करता है कि वो डिक्रीज हो रहा है, तो हमेशा डिक्रीज ही होता है ऐसे केस में। अगर मैं पहले बढ़ा रहा हूँ फिर घटा रहा हूँ तो हमेशा डिक्रीज ही होता है, तो 9% से डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे बोला है, व्हेन द प्राइस ऑफ क्लोथ वाज रिड्यूस्ड बाय 25%, द क्वांटिटी ऑफ क्लोथ सोल्ड इंक्रीज बाय 20%। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे प्राइस को अगर 25% बढ़ा दिया, देखो जहां पर भी आपका मल्टीप्लाई आ जाए ना बीच में, वहां पे आपका सक्सेसिव लगेगा। अभी हम इलेक्शन वाला करेंगे उसमें भी आपका यहाँ पे सक्सेसिव ही लगेगा। भाई यहाँ पे इसने पूछा कि टोटल रेवेन्यू कितना है, एक्चुअली में रेवेन्यू होता कितना है, भाई उसका प्राइस कितना है जो भी कपड़ा है, और कितना सोल्ड हुआ है, कितना उसकी सेल हुई है, भाई कितना उसका प्राइस है कितना सेल हुआ उतनी मेरी रेवेन्यू आई है। आप यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइंग आया, मल्टीप्लाई आया ना बीच में, तो यहाँ पे सक्सेसिव लगेगा। अगर वो 25% से डिक्रीज हो रहा है, 25% अगर उसका मैंने प्राइस कम कर दिया, भाई आप इसको या तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स कर लो या फिर आप फॉर्मूला लगा के कर लो। अगर मैं फॉर्मूला लगा के करूँ तो एक्स प्लस में एक्स वाई बटे 100 है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना मैंने रिड्यूस किया है, मतलब माइनस का 25 है, ठीक है। और वाई की वैल्यू कितनी है, सोल्ड उसकी जो इंक्रीज हो गई है वो 20% से इंक्रीज हो गई है, मतलब वाई की वैल्यू है प्लस का 20। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, देखो माइनस का 25 और प्लस का 25 दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आएगा, 25 दूनी 50 मतलब 500 आएगा। 500 को जब आप यहाँ पे 100 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 5 आएगा। माइनस का 25 माइनस का 5 मतलब माइनस का 30 में से अगर मैं प्लस का 20 घटाऊं तो माइनस का 10% आएगा। इसका मतलब मेरा जो एक्चुअली में रेवेन्यू है वो माइनस का 10% से डिक्रीज हो गया। लेकिन यहाँ पे जब डाटा इजी होता है ना तो भाई हम यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाते। आप यहाँ पे देखो 25% 20% इनका तो मेरे को फ्रैक्शन वैल्यू भी आते हैं, तो सक्सेसिव परसेंटेज से हम कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कर सकते हैं। भाई सपोज मैंने मान के चला मेरा प्राइस यहाँ पे कितना है 100% मेरा रेवेन्यू था पहले, अगर मेरा प्राइस उसका 25% कम कर दिया, या फिर आप ऐसे भी लेके चल सकते हो, सपोज मेरे पास पहले सपोज रेवेन्यू मेरा एक्स था, ठीक है। अगर मैंने उसका 25% कम कर दिया, 25% कम करने का मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, अब मैंने कम किया तो यहाँ पे माइनस लगेगा, मतलब मैंने 4 में से 1 कम कर दिया है, मतलब उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 3/4। पहले अगर 4 था तो उसमें से 1 कम होने के बाद 3 हो जाएगा। और अगर मैं उसकी सेल जो है वो इंक्रीज करता हूँ 20%, 20% से इंक्रीज करने का मतलब प्लस का 1/5। इसका मतलब अगर पहले उसकी सेल 5 रही होगी तो अब इंक्रीज होके 6 हो जाएगा, तो ये आ गया उसके पास टोटल मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब जो कट रहा है काट दो, देखो 2 से जाएगा, मतलब 2 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा ये 3 बार में, 3 तिया 9 5 दूनी 10, मतलब 9/10 आ गया। तो एक्स एक्स इंटू 9/10 आ गया, मतलब पहले अगर 10 रहा होगा तो अब वो 9 हो गया। एक्चुअली में कम कितना हो गया, 1/10 कम हो गया। 1/10 होता है डिक्रीज, यहाँ पे कम हुआ है ना, देखो 10 से 9 हुआ है, कम हुआ है, तो 1/10 वो डिक्रीज हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी हमारा डिक्रीज हुआ है, ठीक है। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल भी देखो अपना इसी पर बेस्ड है भाई। यहाँ पे बोला, अब यहाँ पे देखो 3 नंबर दे रखा है इसने, अ नंबर इज इंक्रीज बाई 30%, देन डिक्रीज बाई 25% एंड देन फर्दर इंक्रीज बाई 25%। देखो 3 का भी एक अलग फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हालांकि आप इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे डाटा ईजी है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ही करेंगे, लेकिन फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला इसका ये है, एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड प्लस में, अब एक बार दो दो की मल्टीप्लाई करके उसको 100 से डिवाइड कर दो, एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स, और इसको आप अगर 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा। और प्लस में एक बार एक्स वाई जेड तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 10,000 से डिवाइड कर दो, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। लेकिन ये तभी काम आता है जब आपका डाटा थोड़ा सा टिपिकल हो। यहाँ पे तो डाटा इजी है भाई, यहाँ पे 30% है, यहाँ पे 25% है, यहाँ पे 25% है, मैं इनकी सभी की फ्रैक्शन वैल्यू जानता हूँ। मैं मान के चलता हूँ मेरे पास नंबर एक्स है, अगर मैं उसका 30% डिक्रीज इंक्रीज कर रहा हूँ, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/10। अगर मैं उसको इंक्रीज कर रहा हूँ इसका मतलब मैं उसका 13/10 कर रहा हूँ, बिल्कुल। अब अगला क्या बोला है, अगला बोला है अगर मैं उसका 25% डिक्रीज कर रहा हूँ, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूँ मतलब 4 में से 1 कम कर रहा हूँ, मतलब 3/4 कर रहा हूँ, बिल्कुल। फिर सवाल में बोल रहा है मैं 25% इंक्रीज कर रहा हूँ, 25% इंक्रीज मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, यहाँ पे प्लस आएगा। 1/4 करने का मतलब यहाँ पे 5/4 कर रहा हूँ मैं, यहाँ तो समझ में आया। अब ये मेरे पास टोटल आ गया, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास टोटल यहाँ पे जो भी चेंज आएगा वो पता चल जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो क्या कर सकते हो भाई, अगर मैं यहाँ पे ऊपर इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ साफ सीधे, तो क्या कर दूँ, क्या करना ठीक रहेगा? आप ही यहाँ पे बताओ, क्या करना ठीक रहेगा? भई अगर मैं नीचे यहाँ पे इसको 10 या फिर 100 कुछ वैसे ही बना लूँ क्या?
अगर मैं ऊपर देखो, अगर मैं ऊपर 16 से मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे भी फिर मेरे को 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन छोड़ो, यहाँ पे मैं एक्चुअली सोच रहा था ये 4-4 को किसी भी तरीके से गायब करने की, लेकिन छोड़ो, आप ऐसे ही यहाँ पे करो। भई 5 3 जा 15 हो गया, 15 की अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे 150 और 15 की 3 से मतलब 195 आ गया। 195 को मुझे इससे डिवाइड करना है, मुझे इससे डिवाइड करना है। 4 चौक 16 और 160 से अगर मुझे इसको डिवाइड करना है, कितने बार में जाएगा? एक्चुअली में अब ये परसेंटेज में आ गया। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये हो गया। क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम यहाँ पे? अगर मैं नंबर को 30% से डिक्रीज़ कर रहा हूँ इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो 13/10 आ गया, ठीक है? और डिक्रीज़ कर रहा हूँ 25% से 75% आ गया। फिर मैं फर्दर उसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ 25% से 5/4 आ गया, 125 हो गया। तो कितना इंक्रीज़ होगा? मतलब हाँ, तो अब मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ पे पूछा है कितना परसेंट एक्चुअली में इंक्रीज़ हुआ है या फिर डिक्रीज़ हुआ है। अगर पहले मेरा नंबर 160 था तो अब वो 195 हो गया। अब आप ही बताओ कितना इंक्रीज़ हो गया? भाई यहाँ पे 35 इंक्रीज़ हो गया और कितने में से 160 में 35 इंक्रीज़ हो गया। अब मेरे पास फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब मुझे इसको वो उसमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। भाई परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे। देखो 0 से 0 कट गया और 350 को कुल मिला के मेरे को 16 से डिवाइड करना है। कितने बार में जाएगा? भाई 16 से जाएगा 2 बार में। अगर मैं 2 बार में मतलब 20 बार में अगर मैं काटूँ तो 320 आता है। फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा? 30 और बच जाएगा। इसको और काटूँगा तो लगभग, अगर मैं इसको लगभग 1 बार में और काटूँ तो 16 बन जाएगा, फिर 40 14 बच जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूँ तो 140 हो जाएगा। तो लगभग 16 9 जा 144, तो लगभग ये लगभग 21.9% लगभग ये 22% के आस-पास है। तो मेरा जो नंबर है वो 22% क्या हुआ है? डिक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। देखो 160 से 195 हुआ मतलब इंक्रीज़ हुआ है। तो मेरा जो नंबर है वो लगभग 22% इंक्रीज़ हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। अ नंबर इज डिक्रीज बाय 30%, देन इंक्रीज बाय 30%, देन फर्दर डिक्रीज बाय 10%, देन व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द परसेंटेज द नंबर। भाई यहाँ पे बोला है, ये देखो सारे डाटा इजी है। यहाँ पर 30% है, यहाँ पर भी 30% है और यहाँ पे 10% है। तो मैं इजिली यहाँ पे इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कर सकता हूँ। सपोज अपने पास कोई भी नंबर एक्स है, अगर मैं उसको 30% से डिक्रीज कर रहा हूँ, 30% से डिक्रीज करने का मतलब माइनस का 3/10, मतलब पहले अगर वो नंबर 10 रहा होगा तो उसमें से 3 डिक्रीज़ करके 7/10 हो गया। फिर मैं उसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ 30% से, 30% का मतलब 3/10 और इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्लस, मतलब अगर वो पहले नंबर 10 रहा होगा तो उसमें 3 इंक्रीज़ करके 13 हो जाएगा। फिर बोला मैं फर्दर उसको डिक्रीज़ कर रहा हूँ 10% से। अगर मैं उसको 10% से डिक्रीज़ कर रहा हूँ मतलब माइनस का 1/10, माइनस का 1/10 का मतलब 9/10 इसकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगी। फिर सवाल में बोला है कितना परसेंट एक्चुअली में चेंज आया है। अब आप ही बताओ, भाई 13 7 या 91, 91 की अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ, 9 9 81 मतलब 810, 810 और 9 मतलब 819 आ गया और नीचे कितना आया? 1000 आया। मतलब 1000 से एक्चुअली में 819 हो गया। मतलब यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज तो देखो हुआ ही नहीं, ना 18% से ना 19% से। यहाँ पे तो कुल मिला के डिक्रीज हुआ है। अब एक्चुअली में डिक्रीज हुआ कितना ये बताओ। भाई एक्चुअली में 1000 से ये कितना कम है ये बताओ। 121 कम है, बिल्कुल 121 कम है ये। 121 ही कम है ना? नहीं, 181 कम है, ठीक है? 181 में अगर मैं 19 प्लस करता हूँ तो 100 आता है, तो 181 कम है। अभी 1000 से 181 कम है। अभी अपने पास फ्रैक्शन आ गया। अगर मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया और 10 से अगर मैं 181 को डिवाइड करूँगा तो 18.1 आ जाएगा। लगभग 18% अपना डिक्रीज़ हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो अपना यहाँ पे अब शुरू हो गया इलेक्शन वाला, और इलेक्शन वाला भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको कर नहीं पाते, हालांकि बहुत ईजी से मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। पहले तो मैं आपको इसका बेसिक दूंगा, ठीक है? बेसिक पहले आपको यहाँ पे समझो, थोड़ा सा अच्छे से आपको इसका बेसिक समझाऊंगा, ठीक है? पहले आप यहाँ पे इसका बेसिक समझो, यहाँ पे हम समझते हैं। मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे आपको हमेशा ये पूछेगा कि बताओ टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर कितने थे, टोटल नंबर ऑफ इनरोल्ड वोटर्स कितने थे। तो रजिस्टर्ड एक्चुअली वोटर कितने होते हैं कि टोटल लोग कितने हैं एलिजिबल वोट देने के लिए। अब मैं मान के चलता हूँ सपोज मेरे गांव में टोटल 100% लोग हैं जो कि एलिजिबल हैं। भाई अपने आप में सब 100% होते हैं। यहाँ पे सब 18 साल के ऊपर की बात होती है। यहाँ पे मतलब ये नहीं देगा कि 18 साल से नीचे, 18 साल, वो ये नहीं देगा। वो बस इतना पूछेगा कि 100% अपने एलिजिबल वोटर्स हैं। मतलब मेरे जो वोटर्स होंगे वो हमेशा 100% होंगे। अगर अब ये है मतलब टोटल जो वोटर है वो 100% है देने वाले, लेकिन उसमें से 20% जो ऐसे वोटर हैं जो कि देते ही नहीं है। 20% जो है वो डिड नॉट वोट करते हैं, मतलब वो वोट ही नहीं देते। कुछ उसमें से अपने गांव से कहीं दूर गए होते हैं, किसी की तबीयत खराब होती है, कुछ भी कारण होता है, 20% उसमें से वोट ही नहीं करते, डिड नॉट वोट। तो इसका मतलब कितना परसेंट लोग वोट करते हैं? 80% लोग वोट करते हैं।
लेकिन इस 80% में से भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका वोट वैलिड करार कर दिया जाता है। वो कुछ ना कुछ वहाँ पे धांधली करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी को भी वोट दे देते हैं, सीजेपी को भी वोट दे देते हैं, तो दोनों को वोट दे देते हैं। अगर भाई बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, दोनों को वोट दे देते हैं वो। दोनों पार्टी में सोचते हैं और कांग्रेस को भी दे आते हैं, है ना? कुछ ऐसे लोग होते हैं दोनों में दे देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं नोटा में दे देते हैं। तो उनका जो वोट है ना एक्चुअली में वो गिना नहीं जाता, वो इनवैलिड गिना जाता है। तो अगर मैं मान के चलूँ यहाँ पे कि लगभग 25% वोट जो है वो इनवैलिड है। मतलब मैंने अगर टोटल अगर मतलब 100% टोटल वोट था जिसमें से 20% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया। तो जो बाकी का 80% लोग वोट दिया था जिन्होंने, उनमें से 25% लोगों का जो वोट है, इस बार कुछ ज़्यादा ही धांधली हुई तो वो इनवैलिड करा कर दिया इलेक्शन कमीशन के थ्रू से। अब 25% मतलब 1/4 होता है। अगर मैं इसका 1/4 करूँ मतलब 20। अगर इसका 20% इनवैलिड हो गया तो कुल मिला के मेरे पास 60% ही ऐसा टोटल वोट है जो कि अब वैलिड वोट आया है। ये जो आ गया अपने पास वैलिड वोट, मतलब यही वो वैसे वोट हैं जो कि एक्चुअली मेन वोट हैं जो तय करेंगे कि कौन एक्चुअली विनर है। तो यहाँ पर अपने पास वैलिड वोट आ गया। अब मैंने आपको एक चीज़ बोला कि इफ अ कैंडिडेट गॉट, ठीक है? इफ अ कैंडिडेट गॉट, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, इफ अ विनर गोट, ठीक है? इफ अ विनर गोट या फिर कैंडिडेट बोलता हूँ, ठीक है? इफ अ कैंडिडेट गोट, इफ अ कैंडिडेट, ठीक है, कैंडिडेट गोट 70% ऑफ द वैलिड वोट, ठीक है? वैलिड वोट का उसे हमें मिलता है, टोटल वोट का अभी नहीं है। 70% ऑफ द वैलिड वोट एंड वॉन बाई वॉन बाई 1440 वोट, देन तुम्हें फाइंड करना है, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स, रजिस्टर्ड वोटर्स। एक्चुअली में रजिस्टर्ड वोटर थे कितने? 100%। तो मुझे कुल मिला के यहाँ पे 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। आप यहाँ पे सोचो मैंने स्टेटमेंट में क्या दे रखा है। अगर एक कैंडिडेट है जो कि 70% लेकर आता है वोट, टोटल वैलिड वोट का, वैलिड वोट है कितना? 60%, और वो जीतता कितने हैं? 1440 वोटों से। तो मुझे फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर। अब आप ही बताओ भाई, टोटल जो वैलिड वोट है 60% है, मतलब ये है। इसी को हम अब रेफरेंस मान के चलेंगे, इसको नहीं मान के चलेंगे, इसको तो बाद में मानेंगे। पहले हम 60, क्योंकि यहाँ पे वैलिड वोट देखा रहा है 70% वैलिड वोट का। अगर 70% इसका वैलिड वोट है उसको मिलता है तो जाहिर सी बात है वो जीत जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले को 30% मिलेगा। लेकिन वो जीता कितने वोटों से है? 1440 वोटों से। अगर इसको 70% मिलेगा तो दूसरे वाले को 30% वोट मिलेगा। अब ये जीता कितने वोटों से? 1440। हालांकि परसेंटेज में कितने वोटों से जीता है? ये 40% वोटों से जीता है, और इसी 40% की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 1440। भाई ये तो कॉमन चीज़ है। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से मतलब कोई अगर पहला पर्सन है दूसरे पर्सन से जीत रहा है तो 1440 वोट से अगर वो जीत रहा है तो कितने परसेंट से जीत रहा है वो उसके बराबर होगा। यहाँ पर अगर वो 40% से जीत रहा है ये 1440 के बराबर होगा। लेकिन ये जो 40% है ना, ये अकेला 40% नहीं होगा, ये 60% का 40% होगा। यहाँ पर 60% की भी इससे मल्टीप्लाई होगी, तब जाके मेरे पास आ गया अब टोटल 100%। अब यहाँ से मेरे पास 1% की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये 60%, क्योंकि ये टोटल वैलिड का 70% लेकर आया था ना, और इससे 30% मतलब 30% से 40% ज्यादा लाया, और उसकी वैल्यू 1440 दे रखी है। तो यहाँ पे वैलिड पर्सन का 40% की वैल्यू है 1440। तो यहाँ से मेरे पास 1% की वैल्यू आ जाएगी, और 1% की वैल्यू अगर मैं फाइंड कर लूँ तो टोटल 100% की। जब हम यहाँ पे 60% को भी यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं ना, तब जाके मेरा वो कन्वर्ट हो जाता है 100% की वैल्यू मैं वहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। तो देखो अगर मैं यहाँ से काटूँ, किससे कटेगा? देखो एक जीरो से, तो जीरो में हालांकि ये छोटी चीज़ है, चलो जीरो से जीरो हम नहीं काटते, या फिर परसेंटेज से काट लो। एक परसेंटेज से दोनों जीरो कट गए, एक परसेंटेज से दोनों जीरो कट गए, ठीक है। अब 6 4 24, 24 से ये 6 बार में जाता है तो यहाँ पे 60 आ गया। अब यहाँ परसेंटेज एक, यहाँ पे परसेंटेज, इसका मतलब नीचे 100 है, तो नीचे 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे टोटल वोटर कितने आ गए? 60,000 आ गए। भाई यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी थी? अगर आप यहाँ पे इसको मत लो, अगर आप यहाँ पे इसका 100 नीचे नहीं करो, अगर आप यहाँ पे इसका 100 नीचे ना करो तो 1%, यहाँ पे 1% बचा था। इसका मतलब 1% की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 60 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100% की वैल्यू आ जाएगी 6000 आ जाएगी। सवाल आया? सो मतलब ये चीज़ आपको समझ में आया? अब यही चीज़ आपका एक तरीके से सक्सेसिव मेथड भी है। भाई जहाँ पर भी आपको मैंने बताया, जहाँ पर भी आपका मल्टीप्लाई हो जाए, देखो ये चीज़ समझ में आया? एक बार और समझाऊँ क्या? चलो एक बार और समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, और थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मेरे को लग रहा है एक बार और समझाना चाहिए। भाई मैंने मान के चला टोटल मेरे गाँव में 100% रजिस्टर्ड वोटर है, जिसमें से 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो कोल टोटल कितने लोगों ने दिया? 80%। अब 80% में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका वोट इलेक्शन कमीशन के द्वारा खारिज कर दिया गया कि इनके वोटों को हम नहीं मानेंगे।
तो इसका 25% मतलब 1/4, 1/4 लोगों का हम वोट नहीं मानेंगे, तो टोटल कितने लोग बचे? 60%। तो 60% लोगों का ही अब वोट मान्य है, ये 25% अमान्य था। अब अगर एक कैंडिडेट है, ये स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में देगा, अगर एक कैंडिडेट है, अगर उसको 70% मिलता है टोटल वैलिड वोट का, ये जो 60% आया था ना, यही अपना वैलिड वोट था। अगर उसको 70% मिलता है वैलिड वोट का, और अगर वो जीत जाता है 1440 वोटों से, तो बताना है कितना रजिस्टर्ड वोटर थे। अगर वो 60% का 70% लाता है, तो दूसरा वाला 30% लाएगा। ये ज्यादा कितना लाएगा? 40% ज्यादा ला रहा है। और 40% किसका? 60%, क्योंकि वैलिड वोट का 40%, और ये किसके बराबर था? 1440। तो यहाँ से मेरे को 1% की वैल्यू मिल गई थी 60, और अगर 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मेरे को दोनों तरफ 100 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास 6000 आ गए टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर। अब इसी को हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कैसे करते हैं? भाई मान के चला मेरे गांव में टोटल कितने वोटर है? 100% है। अब 100% हर चीज में अपने आप में 100% होता है। मैं मान के चलता हूँ, चलो एन लोग हैं, एन नंबर ऑफ लोग हैं, उसमें से 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। अब मुझे इसी वैल्यू फाइंड करनी है, इसी एन की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ये एन मान लो रजिस्टर्ड वोटर है। अब उसमें से 20% लोगों ने अगर वोट ही नहीं दिया, इसका मतलब 80% लोगों ने वोट दिया। भाई 20% लोगों ने अगर वोट नहीं दिया, इसका मतलब भाई, इसका मतलब क्या है? 1/5, और माइनस कर दो, इसका मतलब 4/5, 4/5 मतलब 80% लोगों ने वोट दिया है, तो एन का 4/5 लोगों ने ही वोट दिया है। फिर सवाल में बोला है जो भी रिमेनिंग आया, उसका 25% लोगों का वोट इनवैलिड है। 25% मतलब 1/4, 1/4 लोगों का वोट नहीं गिना जाएगा, मतलब 3/4 लोगों का वोट गिना जाएगा। देखो सक्सेसिव आ गया कि नहीं? मतलब पहले मैंने उसको 20% से घटाया, फिर जो भी आया घट के, उसको मैंने 25% से घटाया। मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मतलब सक्सेसिव मेथड लगेगा। सक्सेसिव मेथड को, सक्सेसिव वाले सवाल को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कर सकते हैं। मतलब अब इसका मैं 3/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब पहले क्या था? नंबर टोटल अपना इतना था, उसका केवल 80% लोगों ने वोट दिया, और उसमें से केवल उनके 75% लोगों का ही वोट जो है अमान्य है। ठीक है। अब ये आ गया, अब ये 60%, अब ये जो भी आ गया ना, अब ये आ गया अपने पास वैलिड वोट। अब ये जो भी आ गया अपने पास, क्या आ गया? वैलिड वोट आ गया अभी अपने पास। ठीक है, ये वैलिड वोट आ गया अपने पास टोटल यहाँ पे। अब सवाल में बोला, अगर एक कैंडिडेट को 70% वोट मिलता है और वो 1440 वोटों से जीत जाता है। भाई 70% मिलता है, इसका मतलब दूसरे वाले को कितना मिल रहा होगा? 30%। तो ये इससे कितने वोटों से, परसेंट से जीत जा रहा है? 40% से जीत जा रहा है, और 40% की वैल्यू दूर की 1440। अब ये 40% किसका? वैलिड वोटों का। वैलिड वोट हमारे पास यहाँ पे कितना है? इतना। तो इसका 40%, 40% मतलब इसका 2/5 की वैल्यू दे रखी है 1440। तो यहाँ से मेरे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। अब एन की वैल्यू देखो यहाँ पे कैसे आएगी। रुको एक सेकंड, पहले इसको रफ करने दो। ये इरेजर क्यों नहीं आ रहा? हैंग कर रहा है क्या? देखो यहाँ से मेरे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। देखो अगर मैं यहाँ पे जो भी काटना, देखो 4 से 4 गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है, देखो 3 2 6, 6 से जाएगा, 6 2 12, 6 4 24, 240। यहाँ पे देखो 5 और 25, 25 की अगर मैं इस 24 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो 25 दूनी 50 मतलब 5000, और 25 चौका 100 मतलब 1000, और इसमें ऐड कर दो, देखो 6000 आ गया कि नहीं? मतलब एन की वैल्यू कितनी आ गई? 6000, और यहाँ पर भी एन की वैल्यू 6000 आई थी। तो आप इसको सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सवाल पे, देखते हैं हमारा सवाल क्या कहता है। ठीक है, ये सारे देखो मैंने पॉपुलेशन वाले भी सवाल लिए, मैं तो हर एक टाइप को मैंने यहाँ पे कवर कराने की आपकी कोशिश करी है। अब ये सबसे बेसिक सवाल है अपने इलेक्शन का। देखो यहाँ पे 28वां सवाल क्या बोला है? इन एन इलेक्शन देयर वर टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट रहेंगे, मिनिमम दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन होगा। वन कैंडिडेट रिसीव करता है 38% ऑफ द वोट। देखो यहाँ पे कोई नहीं बोला इसने वैलिड वोट, इसका मतलब टोटल वोट का 38% उसको मिलता है। और अगर वो लोस्ट हो जाता है, भाई अगर इसको 38% वोट मिलता है, तो जाहिर सी बात है दूसरे वाले को 62% वोट मिलेगा। और जाहिर सी बात है हार जाएगा। हारा कितने वोटों से? 7200 वोटों से हारा है। हालांकि परसेंटेज में कितने वोटों से हारा है? भाई 12 में से 8 गया 4, 5 में से 3 गया, 24% से हारा है ये। और ये इसकी नंबर दे रखी है 7200 वोटों से हारा है। यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 24 या 72 हो जाए तो 1% की वैल्यू आ गई 300। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी कितनी? इसकी भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 30,000। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट, वैलिड वोट यहाँ पे कितने आ जाएंगे? हालांकि यहाँ पे वैलिड वोट है, यहाँ पे आप वोट भी लिख दो तो भी चलेगा। तो टोटल यहाँ पे वोट की संख्या कितनी हो जाएगी? 30,000 हो जाएगी। हालांकि ये सबसे बेसिक सवाल था। अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। और आई थिंक ये भी अपना बेसिक सवाल है। कर लोगे आप? वीडियो को पोस्ट करो फिर करो, हालांकि मैं भी इसको करवा रहा हूँ। ठीक है, एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हो रहा है, जहां पर एक कैंडिडेट को 72% मिल रहा है टोटल वोट का, और वो जीत जा रहा है 572 वोटों से। भाई अगर उसको 72% वोट मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो जीत जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले को 28% ही वोट मिलेगा। परसेंटेज में इसको कितना ज्यादा मिला है? देखो 12 में से 8 गया 4, और 6 में से 2 गया 4, तो 44% की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 572। भाई परसेंटेज में वो इतने वोटों से, इतने परसेंट वोटों से जीता है, और नंबर में इतने वोटों से जीता है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो 44 से कितना गुना हुए? देखो 44 से कम 44, तो 6 7 13, 44 तिया 132।
तो अगर 1% की वैल्यू 13 है तो 100% की वैल्यू 1300 हो जाएगी। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे? 1300। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 15% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट। अब देखो जो चीज मैं आपको वहां पे समझा रहा था वो चीज यहाँ पे आ गई कि 15% लोगों ने वोट नहीं किया। 10% जो लोगों का वोट है वो इनवैलिड हो गया। अगर विनिंग कैंडिडेट को 55% मिलता है टोटल वैलिड वोट का और वो मेजोरिटी जीत जाता है 66,120 वोटों से, तो कितने वोट जो थे, कितने वोटर लिस्ट में इनरोल थे, मतलब टोटल मिला के इसने वही पूछा है, कितने लोग थे जो कि वोटर लिस्ट में जिनका नाम था, मतलब टोटल कितने ऐसे लोग थे जो रजिस्टर्ड थे। रजिस्टर में मान के चलता हूँ टोटल एन लोग थे मेरे पूरे गांव में जो कि रजिस्टर्ड थे, उसमें से 15% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। मैं यहाँ पे सक्सेसिव मेथड से बनाऊंगा, सक्सेस मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर से बताऊंगा मैं। भाई 15% का मतलब होता है 3/20। भाई 1/20 होता है 5%, 3/20 15% हो जाएगा। 15% मतलब 5% का मल्टीपल है, 5% का 3 गुना है। 5% मतलब 1/20, 1/20 का 3 गुना मतलब 3/20। तो इसका 3/20 तो लोग वोट ही नहीं करते। अगर 3/20 वोट नहीं करते इसका मतलब 17/20 लोग वोट करते हैं। भाई 20 में से 3 माइनस कर दो, मतलब 17/20 मतलब 85% लोग वोट करते हैं। फिर बोला है अगर 10% ऑफ द वोट कास्ट इनवैलिड, अगर 10%, 10% मतलब 1/10 वो भी माइनस का, अगर 10% लोगों का वोट इनवैलिड करार कर दिया जाता है, मतलब माइनस कर दिया जाता है, तो केवल 90% लोगों का वोट जो है वैलिड करार किया जाएगा। मतलब 90% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/10 हो जाएगी। अब ये मेरे पास आ गया, जो भी आ गया टोटल वैलिड वोट आ गया। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो सवाल में आगे पढ़ो, सवाल में इसने क्या बोला है, जब मेरे पास टोटल वैलिड वोट आ गया, अब सवाल में बोला जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 55% मिलता है वैलिड वोटों का, मतलब इसका 55%, और वो जीत कितना जाता है 61,120 वोटों से। अगर उसको वैलिड वोटों का 55% मिलता है तो दूसरे वाले को 45% मिलेगा। यहाँ पे ये बोला मेजोरिटी से, मेजोरिटी मतलब ये हारने वाले से इतने से ज्यादा वोट लेकर आया, हारने वाले से इतना ज्यादा वोट लेकर आया। ज्यादा कितना लेकर आया? 10% ज्यादा लेकर आया, और सवाल में इसी 10% की वैल्यू दे रखी है 120। अब ये 10% भी किसका? वैलिड वोटों का, मतलब इसका 10%, 10% मतलब 1/10, और सवाल में इसकी वैल्यू दे रखी है 120। अब यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा एन की वैल्यू, और एन की वैल्यू अगर मैं फाइंड कर लूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा टोटल कितने लोग वोटर्स थे जिनका वोटर लिस्ट में नाम था। अब देखो, देखो इसका डिजिटल सम आ रहा है 6 3 9, तो 9 से तो कटेगा ही कटेगा। तो 9 से जाएगा 9 6 54, 9 8 72, तो यहाँ पे 680 आ गया। 17 से जाएगा 40 बार में, 17 4 68 होता है 40 बार में। अभी देखो 1 2 3 और यहाँ पे 4 जीरो है, तो 4 जीरो तो लास्ट में आएगा ही, और 2 भी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8। मतलब कुल मिला के टोटल 80,000 वोटर थे। एन की वैल्यू आ गई, हमने एन लेट किया था टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर वोटर, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 80,000। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी बिल्कुल इसी तरीके से है। भाई अगला सवाल में बोला है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, अगर एक कैंडिडेट रिसीव करता है 40% ऑफ द टोटल वैलिड वोट और 30% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 7500, देखो इस बार टोटल नंबर ऑफ वोटर दे रखा है 7500, देन हाउ मेनी वैलिड वोट डिड द अदर कैंडिडेट रिसीव। हालांकि थोड़ा सा अच्छा सवाल है, हालांकि घुमा फिरा के बोला है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, इजी सवाल है। इससे पहले वाले से इजी है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के बोला है। भाई इस बार इसने क्या बोला है ना कि 7500, मान के चलो 7500 है आपके पास, हालांकि मान के क्या चलो यहाँ पे डाटा डाटा दे रखा है कि 7500 लोग हैं आपके पास टोटल गाँव में, इतने रजिस्टर्ड वोटर है जिन्होंने वोट दिया, लेकिन उसमें से 30% लोगों का जो वोट है ना वो इनवैलिड करार कर दिया। अगर 30% लोगों का वोट इनवैलिड करार कर दिया, मतलब 70% लोगों का ही वोट जो है वो वैलिड है, तो इसका 7%, 7/10 लोगों का ही वोट वैलिड है। सवाल में क्या बोला है, अगर एक कैंडिडेट को 40% टोटल वैलिड वोट मिला है, अभी अपने पास आ गया टोटल वैलिड वोट, अगर एक कैंडिडेट को 40% वोट मिला है तो पूछा है दूसरे वाले कैंडिडेट को कितना मिला है। हाउ मेनी वैलिड वोट डिड अदर कैंडिडेट, अगर इसको 40% मिला है तो दूसरे वाले को 60% मिला होगा। 60% मतलब 60, 6/10। मुझे इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो जीरो से जीरो यहाँ पे कट गया, और अगर यहाँ पे इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, अगर आप 75 की 6 से मल्टीप्लाई करो, देखो आप ना इसको ब्रेक कर लो। 75 की अगर मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 को ऐसे सोचो ये 2 गुना 3 है। 75 की अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 150, 150 की अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 45, मतलब 450। अब 450 की अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो जीरो 7 5 जो 35, 7 4 जो 28, 28 में अगर आप 3 जोड़ोगे तो 31 आएगा, 3150। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे पॉपुलेशन वाला सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 32। इन अ डिकेड, एक एक साल, एक डिकेड मतलब 10 साल में, एक दशक में टोटल जो टाउन की पॉपुलेशन है वो इतने से इतनी हो गई, मतलब 1,75,000 से 2,62,500 हो गई। तो व्हाट इज द एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, मतलब हर साल कितना एक्चुअली उसमें बढ़ोतरी किया गया है।
भाई पहले पॉपुलेशन था 1,75,000, ठीक है। अब एक्चुअली बढ़ कितना गया है, 2 लाख, मतलब बढ़ के अब कितना हो गया, 2,62,500। मतलब बढ़ कितना गया आप ये बताओ। एक्चुअली मुझे बताना है कि एक्चुअली उसने कितना परसेंट बढ़ोतरी की गई, कितना परसेंट पॉपुलेशन बढ़ गया है। तो जो पहले था उसी को तो हम बेस मान के चलेंगे, उसी को तो हम उसी से हम कंपेयर करेंगे, तो नीचे आएगा अपना 1,75,000। और एक्चुअली बढ़ कितना गया है भाई, अगर मैं इसमें 25,000 इसमें जोड़ दूं और 62,500 और इसमें जोड़ दूं, तो मेरे पास पता चल जाएगा कितना बढ़ चुका है एक्चुअली। तो अगर मैं इसमें जोड़ूं 5 2 7 और 6 2 8, 87,500 एक्चुअली में पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी है। 87,500, ठीक है। 87,500 एक्चुअली में टोटल पॉपुलेशन बढ़ी है। अब मुझे इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखो 100 से 100 जाएगा। और हालांकि ये 25 से कट रहा है, एक जीरो से एक जीरो और कट जाएगा, 25 से कट रहा है, 25 सत्ते 175, 25 तिया 75, और फिर कितना बच जाएगा, 25 पंजे 125, 7 से जा रहा है 5 बार में। इसका मतलब कुल मिला के टोटल 5% मेरे यहाँ पे बढ़ रहा है, एनुअल 5% मेरा जो यहाँ पे पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है हर साल, ठीक है। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, यहाँ पे अगला सवाल भी अपना यहाँ पे पॉपुलेशन वाला ही सवाल है। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज हैज बीन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली एट द 10% पर ईयर, मतलब हर साल वो 10% से बढ़ रही है। अगर उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन इतनी है तो मुझे फाइंड करनी है 2 साल पहले कितनी थी। भाई मैं मान के चलता हूँ 2 साल पहले उसकी पॉपुलेशन सपोज एक्स थी, और हर साल वो 10% बढ़ रही है। 10% बढ़ने के बाद वो 54,450 हुई है। मतलब 2 साल पहले अगर वो एक्स थी तो 2 साल तक वो कितना बढ़ेगा भाई, अगर 10% बढ़ रहा है इसका मतलब प्लस का 1/10 हो रहा है, तो इसकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 हो जाएगा। और ये 1 साल हुआ, 1 साल फिर से इसकी 11/10 बढ़ी। भाई यहाँ पे सक्सेसिव मेथड लग रहा है, पहले 10% बढ़ा फिर से 10% बढ़ा, तो उसका हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कर सकते हैं। मैंने मान के चला एक्स पॉपुलेशन रही होगी 2 साल पहले, मुझे इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, उसका 10% बढ़ा फिर से उसका 10% बढ़ा, और सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है 54,450। तो यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। देखो अगर मैं इसको 11 से काटूं, हालांकि कटेगा, सारे ऑप्शन इतने अच्छे अच्छे दे रखे हैं। 11 से अगर मैं इसको काटूं, 11 4 जा 44, 104, 11 9 जा 99 और 5, 11 5 जा 55, 0। 11 से कितने बार में कटेगा, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 0। ठीक है। अब नीचे यहाँ पे देखो 10 है, यहाँ पर 10 है, मतलब 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितने हो जाएगी, 45 और 0 और 2 और 0 आ जाएंगे, मतलब 45,000 टोटल 2 साल पहले पॉपुलेशन थी, जिसका 10% बढ़ के 2 साल बाद 54,450 थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। भाई सवाल में इसने यही बोला है कि हर साल 10% से बढ़ रहा है, और अगर अभी पॉपुलेशन 54,450 है तो 2 साल पहले कितनी थी, 2 साल पहले मैंने एक्स ले ली, और हर साल 10% बढ़ा रहा है, तो मैंने 10% बढ़ा दिया, और अभी के पॉपुलेशन मतलब 2 साल बाद की इतनी दे रखी है। तो यहाँ से जब भी मैंने फाइंड किया एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी, 45,000 थी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है, द पॉपुलेशन ऑफ बियर इन अ सिटी हैज बीन ग्रोइंग एट द 3% एवरी ईयर। देखो 3% अब इसने दे दिया है। भाई अभी यहाँ पे दे रखा था, इससे पहले ये दे रहा था 10-10%, तो 10-10% तो इजी फ्रैक्शन था, उसका स्टैंडर्ड परसेंट 1/10 होता है, लेकिन 3/10 3% कैसे निकालोगे। चलो यहाँ पे मान के चलते हैं, चलो ठीक है करते हैं पहले। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन बियर की सिटी में 21,218 है, तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ बियर 2 ईयर अगो। मैं मान के चलता हूँ उनकी पॉपुलेशन थी एक्स 2 साल पहले। अगर हर साल 3% बढ़ रहा है, तो 3% बढ़ रहा है, मतलब पहले अगर 100 था तो 103 हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ये तो 1 साल में बढ़ा है, मुझे फाइंड करना है 2 साल पहले कितनी थी, तो 1 साल इतना बढ़ के हुआ, फिर दूसरे साल 103% और बढ़ जाएगा, मतलब 103/100, ये इसकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगी। और सवाल में इसकी वैल्यू दे रखी है 21,218। अब आप या तो इसको 103 से काटो, जो कि बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। भाई इसको टिपिकल, भाई इससे पहले जो सवाल था जिसमें देखो 11 से काटना था, जो कि इजी था, लेकिन 103 तो मतलब काटना बहुत हैवी पड़ जाएगा मेरे लिए। तो हर सवाल को ना आपको ऐसे नहीं करना होता, कुछ सवालों में थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको ऑप्शंस की भी मदद लेनी होती है। भाई ऑप्शन में देखो एक्स की वैल्यू ऐसे होनी चाहिए जिसकी इससे मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट 8 आनी चाहिए। भाई ये तो अपना काट ही देगा, 0 0 तो अपना काट, 0 तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यूनिट डिजिट पे। इसका मतलब कुल मिला के एक्स की वैल्यू मैं ऐसे लूँ जिसकी 3 और 3 से मल्टीप्लाई होके 8 आना चाहिए लास्ट में। मैं वैसे ही यहाँ पे सोचूंगा। अगर मैं 18 रखता हूँ, हालांकि देखो इसका आंसर मेरे को पता चल गया डी होगा, क्यों, क्योंकि देखो 0000 नीचे है, 0000 4 0 काट देगा, फिर 2 की मैं 103 गुना करूंगा, 3 3 9, 9 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो लास्ट में 8 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। भाई अगर आप 18,000 को लोगे, अगर आप 18,000 को लोगे, यहाँ पे 103/100 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 103/100 से मल्टीप्लाई करोगे, आप ऐसे कर लो ना, यूनिट डिजिट ही मैच कर लो। यहाँ पे देखो 3 0 से 3 0 कट गया, हालांकि 1 0 अभी बच गया, तो पॉइंट वगैरह डेसिमल वो कर सकता है, हालांकि डेसिमल आने नीचे क्योंकि 21,218 है।
पॉपुलेशन कभी डेसिमल में आ नहीं सकती। हालांकि यहाँ पे देखो यूनिट ये चीज मैच नहीं कर रही। 8 3 24 और 4 3 12, लास्ट में 2 आ रहा है यहाँ पे, ये भी मैच नहीं कर रही। अगर मैं 19 लेता हूँ इसकी जगह, अगर मैं 19 लेता हूँ 9 3 27 7 3 21, लास्ट में 1 आ रहा है। अगर मैं 18,500 लेता हूँ, अगर मैं इसकी जगह 18,500 लेता हूँ तो 5 या 15 और 5 या 15 लास्ट में पाइप आना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शंस मेरे यहाँ पे गलत हो गए, केवल एक ही सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो आपको ऐसे सवालों को ऑप्शन से बनाना है भाई, ऑप्शंस की भी मदद लेनी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे करते रहो, यहाँ पे कैलकुलेशन करते रहो और फिर कैलकुलेशन करोगे तो एरर के चांसेस भी बढ़ेंगे। कर सकते हो, यकीनन में कर सकते हो, मैं कोई संशय नहीं है, लेकिन ऑप्शन से करोगे जल्दी हो जाएगा और एरर होने के चांसेस भी कम होंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन समझाए भाई, मैंने लगभग मतलब मैक्सिमम टाइप्स को मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है, और शॉर्ट समय में, है ना। ये भी एक अच्छी बात है कि कम से कम समय में हमने लगभग हर समय को, हर टाइप्स को, मतलब जो भी इसमें पूछे जाते हैं परसेंटेज में, लगभग हर टाइप को मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी और एकदम अच्छे तरीके से आपको कोशिश करवाया है भाई कवर, ठीक है। बाकी इस क्लास की पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसकी क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करके इन सभी का क्वेश्चन को एक बार और लगा लोगे ना, तो हो जाएगा भाई, आपका परसेंटेज रिवीजन हो जाएगा। और परसेंटेज इवन आपको दूसरे जगह से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। फिर आपको मतलब इन इसको एक बार और लगा लोगे, फिर आप एक बार पीवाईक्यू या फिर मॉक टेस्ट लगा लोगे जो चैप्टर वाइज होते हैं, आपका हो जाएगा भाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे लगभग टाइप्स को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। बस प्रैक्टिस थोड़ा सा और करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी इस तरह की वीडियो हम यहाँ पे हमेशा लेकर आते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो मिलते हैं हम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।